हेलो जय, कैसे हो? बढ़िया रेंद्र भैया। और वापस आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू भैया। पिछले एपिसोड में हमने जो बात की थी वो नंदा जो एम्पायर है वो मतलब एट द एंड ऑफ इट वो अपने अंत तक आ चुका है। तो अब हम अलेक्जेंडर के इन्वेजन से शुरू करते हैं, क्योंकि भारत के इतिहास में अलेक्जेंडर का मतलब इतना बड़ा एक कद है। हम्म। बात होती है द अलेक्जेंडर द ग्रेट और वो सब सोर्सेज भी शायद वहाँ से ज़्यादा मिलने शुरू हो जाते हैं, या ग्रीक सोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं इन कंपैरिजन टू जो इंडिया के सोर्सेज हैं, तो इसलिए भी शायद वो उनकी बातें ज़्यादा होती हैं हिस्ट्री बुक्स में। तो वहाँ से शुरू कर लेते हैं कि जब अलेक्जेंडर का इन्वेजन होता है तो भारत की स्थिति क्या है, क्या कौन कहाँ पे क्या राज कर रहा है और ग्रीक एम्पायर कहाँ तक फैला हुआ है। हम्म। तो मेन इन्वेजन शुरू होती है 327 बीसी के अराउंड। तो इस समय जो अलेक्जेंडर है इस समय नॉर्थ ऑफ हिंदू कुश में है। एक इलाका है सोग्डियाना का, तो जो आज का बल्ख है, बल्ख के नॉर्थ का इलाका। एक रिवर है सिरदरिया, तो उसके आसपास इस समय अलेक्जेंडर है। और पहले जो पर्शियन एम्पायर था, कैमिनिड एम्पायर, उसको ख़त्म मतलब हरा चुका है अलेक्जेंडर, और उसकी जो टेरिटरी है सारी की सारी आपको अलेक्जेंडर ने कॉन्कर कर दी है। ये ईरान वाला रीजन और ये पाकिस्तान जो मतलब अफगानिस्तान सब पूरा उधर तक। नहीं, अफगानिस्तान का जो एरिया है वो मतलब उसमें ये डिबेट है कि लास्ट के टाइम पे इस एरिया में जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के जो बॉर्डर के एरिया आज का खैबर पख्तूनख्वा, हम्म। तो उसमें एक मतलब हमको बहुत श्योर नहीं है कि उस पर्टिकुलर पीरियड पे जो ग्रीक पर्शियन रूल था कि नहीं। लेकिन बाकी जो आपका समझ लीजिए वेस्टर्न अफगानिस्तान से लेके टर्की और जो ग्रीक पूरा इलाका है वहाँ पे लगभग लगभग अलेक्जेंडर का ये एम्पायर बन चुका है। तो हमको पता चलता है सोग्डियाना में अलेक्जेंडर के ये पास। किधर है? सोग्डियाना यही जो आपका बल्क है, हिंदू कुश, ओके। नॉर्थ हिंदू कुश। और हिंदू कुश में जो बैक्ट्रिया और बाज का बल्क नॉर्दर्न अफगानिस्तान है, तो नॉर्दर्न अफगानिस्तान के नॉर्थ में, तो वहाँ पे अभी अलेक्जेंडर है इस टाइम पे। वहाँ पे एक इंडियन किंग आता है उससे मिलने। उसको ग्रीक सोर्सेज में कहा गया है ओम्फी। और स्कॉलर्स के हिसाब से ये एक इंडियन किंग था जिसका नाम था आम्भी। और ये आम्भी इस समय जो इंडस सिंधु रिवर और जो झेलम रिवर है, झेलम रिवर को ग्रीक सोर्सेस में बोला गया हिडास्पस। हम्म। और हिडास्पस बोलने का कारण ये है कि जो संस्कृत में झेलम को बोलते हैं वितस्ता। और वितस्ता कुछ स्कॉलर्स का ये मानना है कि इस पीरियड में जो प्राकृत थी यहाँ बोली जाती थी, उसमें वितस्ता को बोलते थे वितस्पा, तो उससे हो गया हिडास्पस। तो भी जाता है बुलाने कि आप इन्वेड करो हमारे ये इलाके में। उसका कारण जो है वो बाद में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी एक ये मेन रीज़न था इन्वेड करने का। और दूसरा क्या होता है कि एक आप ये कह सकते हो अलेक्जेंडर के अंदर एक थी कि भाई मैं जितना जहाँ तक कॉन्कर कर सकता हूँ वहाँ पे और एक उनमें एक उस समय ज्योग्राफी के हिसाब से था कि इंडिया के बाद जो है सीधे मतलब ईस्टर्न ओशन शुरू हो जाता है, तो उसके आगे आप कॉन्कर ही नहीं कर सकते। तो अलेक्जेंडर का था कि जहाँ तक मैं कर सकता हूँ वहाँ तक करूँगा। फिर उसमें अलेक्जेंडर जो ग्रीक मिथ्स थे ना, उसमें भी है कि इससे पहले एक डायनासियस करके था हम्म। ग्रीक गॉड, वो आया था, उसने कॉन्कर करा था। फिर हिरैक्लीस एक डेमी गॉड था, उसने भी कॉन्कर करा था। तो ये सब अलेक्जेंडर के लिए तो वो सब रियल लोग थे। तो उसको था कि भाई जैसे उनके देवी देवताओं ने जो करा है वो मैं भी करने की कोशिश करूँगा। अपने आप को तो भगवान मानता ही था वो। हम्म। तो ऐसे करके ये अब हिंदू कुश कुश क्रॉस करते हैं और काबुल वैली में पहुंचते हैं। काबुल वैली में इनका एम क्या है कि अब जो काबुल रिवर है उसके सहारे सहारे चलना है और इंडस तक पहुंचना है इनको। अब इस टाइम पे जो अलेक्जेंडर है वो क्या करता है, जो अपनी जो आर्मी है उसको एक दो हिस्सों में बांट देता है। एक हिस्सा जो होता है अलेक्जेंडर का दोस्त है एक हिफेस्टियन करके, उसके कमांड में रहता है। और उसको उसका ये डिसाइड करा जाता है कि आपको जाना है इंडस पे, और इंडस पे तैयारी करनी है ब्रिज बनाने की जिससे हम इंडस क्रॉस कर सकें। दूसरा जो हिस्सा है वो अलेक्जेंडर अपने पास रखता है, और उसका अलेक्जेंडर का है कि जो ये जो आसपास की जो हिल किंगडम्स है ना उसको कॉन्कर करना है या सबजुगेट करना है। उसका कारण ये था कि ये जो इलाका वैली का इलाका है पूरा का पूरा, तो एक तो डर ये था कि जो सप्लाईज़ हैं ग्रीक आर्मी की, अगर ये सिक्योर ना करें ये आसपास के जो इनके हैं हिली किंगडम्स, तो हमें हमेशा डर था कि भाई कभी भी सप्लाई कट कर सकते हैं। और दूसरा ये था कि जैसे जब मान लीजिए आर्मी क्रॉस हो रही है इंडस पे, तो पीछे से कहीं अटैक ना हो जाए, उनकी फ्लैंक्स पे अटैक ना हो जाए, तो सबसे पहले सिक्योर करो अपने फ्लैंक्स। तो इसके लिए अलेक्जेंडर अब यहाँ पे मतलब अटैक करना शुरू कर देता है जो हिल कंट्रीज़ हैं। तो इसी में जैसे हमने पिछले डिस्कस करा था अश्मक, एक जो गणसंघ था, हम्म। तो ग्रीक सोर्सेज में यही एसेकनाइज करके
एक यहीं पे आसपास के स्वात वैली में थी, तो उसको भी इस टाइम पे अलेक्जेंडर कॉन्कर करता है। तो ये सब इनको हिल जो किंगडम्स हैं उसको डिफीट करने के बाद हिफेस्टियन से जाके मिलते हैं, और ये फिर ब्रिज जो है वो ब्रिज बना रखा होता है हिफेस्टियन ने, और फिर वो इंडस क्रॉस करते हैं। अब इंडस क्रॉस करने के बाद ये पहुंच गए हैं आम्फी की टेरिटरी में, आम्भी। और आम्भी की टेरिटरी है आपकी झेलम, मतलब इस तरफ से इंडस, वेस्ट में इंडस, और इस तरफ झेलम के बीच का जो रीजन है वो रूल करता है आम्भी। तो जो आज का टैक्सिला और तक्षशिला जो थी उसकी कैपिटल थी। तो वहाँ पे हमको ये बताया जाता है कि जैसे एक इंसिडेंट आता है कि तक्षशिला के बाहर जब ये ग्रीक आर्मी पहुंचती है तो वो देखता है अलेक्जेंडर की आम्भी ने अपनी जो आर्मीज़ है उसको एकदम बैटल रेडी कर रखा है तक्षशिला के बाहर। तो उसको लगता है कि ये मेरे साथ धोखा तो नहीं हो रहा कहीं। तो एकदम से वो अलार्म रेज हो जाते हैं, ये बैटल रेडी होना शुरू हो जाते हैं। तो आम्भी को लगता है कुछ गलती हो गई है, तो उसका इंटेंशन नहीं था। तो वो 4-5 लोग लेके जाते हैं, तो वो बताते हैं कि मैं आपको वेलकम करना चाहता था, इसलिए अपनी आर्मी बाहर निकाल रखी थी मैंने। तो फिर बाद में मतलब आम्भी इनके साथ मिलता है, और फिर हमको ये पता लगता है कि कुछ एलिफेंट्स वगैरह भी उसने प्रोवाइड करे थे अलेक्जेंडर को। तो अब ये पहुंचते हैं झेलम पे, हिडास्पस। अब झेलम के उस पार है टेरिटरी पोरस की। पोरस का जो इलाका है वो है आपका झेलम और चेनाब के बीच का। चेनाब ग्रीक सोर्सेज में बोला गया है एसेकनीस करके रिवर का नाम है, और इसे उसका कारण यह है कि संस्कृत में असिकनी नदी का नाम है ये। और पोरस का तो ये इलाका है, और जो हिल कंट्री है झेलम और चेनाब के बीच में, उसमें एक राजा रूल करता है एम्बिसेरिस करके ग्रीक सोर्सेज के हिसाब से। तो ये एम्बिसेरिस और पोरस ये दोनों के दोनों आम्भी के खिलाफ थे, और आम्भी को ये डर था कि ये मेरी टेरिटरी को कॉन्कर कर सकते हैं। तो इसीलिए एक कारण ये था आम्भी का बुलाना, मतलब मेन कारण यही था कि वो उसने अलेक्जेंडर को इनवाइट करा कि एक बार आओ, आप आओ। तो अब ये झेलम पे अलेक्जेंडर की आर्मी पहुंच चुकी है, और असली जो मेन बैटल होती है जिसे बैटल ऑफ हिडास्पस और बैटल ऑफ झेलम कहते हैं, तो यहाँ पे ये पोरस के साथ होती है। आपको पता है कौन थे पोरस? पोरस जट्टा राजा थे। नहीं, उसमें अब ग्रीक जो इंडियन सोर्सेज है उसमें तो मेंशन ही नहीं है पोरव का, अलेक्जेंडर का भी नहीं है। एक बाण भट्ट ने 6th सेंचुरी में, उन्होंने 7th सेंचुरी में लिखा था टेक्स्ट हर्ष चरित्र। अच्छा। तो उसमें कुछ हिस्टोरियंस का कहना है कि अलेक्जेंडर का मेंशन है, लेकिन हम श्योर नहीं है। तो इंडिया के कोई भी सोर्सेज में ये सब मेंशन नहीं है, तो हमने ये कैसे आइडेंटिफाई किया कि भाई इसको ये रीजन मतलब ये रिवर होगा, और ये सब इंटरप्रिटेशन जो है अम्बी का नाम जैसे आया, हाँ, या इन्होंने मतलब अपने मन से ये इंटरप्रेट कर लिया है कि भाई इस तरीके से है तो इसका इंग्लिश का मतलब हिंदी, ग्रीक का हिंदी ट्रांसलेशन ये हो सकता है। हाँ, आम्भी वाले केस में तो है, लेकिन नदी का तो आप ज्योग्राफी आज की लगभग ज़्यादा बदली तो नहीं होगी। तो जैसे इंडस तो सबको पता था, इंडस मतलब ये है। फिर उसके बाद की जो मतलब बाद के सोर्सेज हैं उसमें भी इंडस तो कॉमन थी। लेकिन ये कब इंटरप्रिटेशन हुआ होगा? किसका? पिछले 100 साल में ये जब आम्भी का? हाँ, जैसे मतलब हर एक नाम का, या पहले भी हिस्ट्री में हमारे है 400-500 साल से? नहीं, 400-500 साल में तो ये सब तो डिस्कस ही नहीं होता। वो मतलब जब वही ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने जब शुरू करा बहुत रिसेंट इंटरप्रिटेशन। सैंड्रोकोटस को चंद्रगुप्त का जो वो रिलेशन था वो तो आपका 19th सेंचुरी में, 19th भी नहीं, सॉरी 17 को था, तो 18th सेंचुरी में ये विलियम जोन्स ने पहली बार रिलेशन करा कि जो सैंड्रोकोटस है ग्रीक सोर्सेस का, ये चंद्रगुप्त है। लेकिन कई लोग जो हमारे लोग हैं वो कहते हैं कि ये बकवास है। नहीं, वो मेरे हिसाब से तो ऐसा नहीं है, क्योंकि सिर्फ एक वो नहीं है, बाकी भी जैसे उनके हिसाब से ये है कि सैंड्रोकोटस जो है वो समुद्रगुप्त है। अच्छा, ये बट वो तो कोई बिल्कुल भी नहीं, जो बोलते हैं ना सैंड्रोकोटस और चंद्रगुप्त में रिलेशन नहीं है, तो उनका ये क्लेम है कि सैंड्रोकोटस जो है समुद्रगुप्त है। नहीं। हाँ, तो वो उनका ये मतलब उसके बाद वो अपनी जो इंटरप्रिटेशन देते हैं सैंड्रोकोटस कौन था फिर। हाँ, तो वो चंद्रगुप्त है, इसका क्या प्रमाण है? इसका प्रमाण देखिए, पहले तो जैसे हम बाद में डिस्कस करेंगे, जैसे मेरे को लगता है पहले, क्योंकि ना उसमें एक होता क्या है कि जो एक हिस्टोरियन है विलियम वुडथॉर्प टान करके, उनका ये कहना है कि जो जब अलेक्जेंडर ने ये क्रॉसिंग कर रहा था, और जब वो ब्यास नदी पे पहुंचा, जब आर्मी म्यूटिनी करती है, म्यूटिनी करने के टाइम पे अलेक्जेंडर के पीरियड में अलेक्जेंडर को ये नहीं पता था कि ईस्ट में क्या है।
टेरिटरीज कौन है। तो आप जैसे, लेकिन उसमें हमको देखता है कि जैसे जो बात के ग्रीक सोर्सेज हैं उसमें बताते हैं कि वो किंगडम ऑफ प्रासाय करके थी, गैंडेरिडाई, ये 2 किंगडम का नाम आता है। प्रासाई जो है वो प्राच्य, संस्कृत में ईस्टर्नर्स को प्राच्य बोला गया है। अच्छा। जैसे आज के भाषा में पूर्वीय जो थे वो मतलब ईस्टर्नर्स, प्राच्य। तो ये किंगडम्स थी, हमको ग्रीक सोर्सेज में मिलता है। तो जो विलियम वुडथॉर्प टान है, उनका आर्ग्यूमेंट ये है कि जो ये ग्रीक सोर्सेज है ना, ये क्या कर रहे हैं, जो अलेक्जेंडर के जब ये इवेंट लिख रहे हैं ना, तो ये अपनी इंफॉर्मेशन तो एक तो अलेक्जेंडर के उस टाइम के जो कंटेम्प्रेरी सोर्सेज थे उनसे ले रहे हैं, और उसके बाद जो मेगास्थनीज का अकाउंट है उससे ले रहे हैं, क्योंकि मेगास्थनीज तो पाटलिपुत्र तक गया था, उसको इन्फॉर्मेशन थी यहाँ पे। तो जो ये ग्रीक सोर्सेज लिख रहे हैं अलेक्जेंडर के पीरियड की कहानी, मतलब स्टोरी, तो उसमें वो दोनों के दोनों सोर्सेज को कंबाइन कर रहे हैं। लेकिन अलेक्जेंडर के टाइम पे अलेक्जेंडर को नॉलेज नहीं थी कि, उसका एक आर्गुमेंट वो देते हैं कि कुछ कुछ सोर्सेज में कन्फ्यूजन अभी भी आपको देखने को मिलता है। जैसे डियोडोरस एक मतलब राइटर है, ग्रीक राइटर, 1st सेंचुरी AD के आसपास थे वो। तो उसमें वो बताते हैं कि ब्यास के बाद 12 दिन के मार्च के बाद एक नदी आएगी, वो उनके हिसाब से वो गंगा है। अब ब्यास के बाद 12 दिन के मार्च में आपको पड़ेगी सतलज, गंगा, यमुना भी नहीं पड़ेगी, गंगा तो और दूर की बात है। और इंडिया की जितनी भी रिवर्स हैं जो कि नॉर्थ टू साउथ फ्लो होती हैं, उनमें एक प्रोसेस होता है वेस्टरिंग का, कि वेस्ट की तरफ जा रही हैं। तो सतलज उस टाइम पे और थोड़ी आप कह सकते हो कि ये ईस्ट की तरफ थी। जैसे आपको एग्जांपल दूं, जो ये ग्रीक सोर्सेज हैं बात के, उसमें वो ये कहते हैं कि जो पाटलिपुत्र है वो सोन नदी और गंगा के कॉन्फ्लुएंस में लोकेटेड है। अब आप देखोगे ना, जो सोन नदी है वो 40 किलोमीटर आगे चली गई है पटना के ये वेस्ट में। उस टाइम जो थी एकदम मतलब पटना जो गंगा है और सोन है उसका जो जहाँ पे मिलन था वहाँ पे थी वो लोकेटेड। सोन का जो एंशिएंट रिवर बेड है वो आपको पटना पे अभी मिल जाता है। अभी जब ये सब खोज हुई थी ना, सेंड्रोकोटस कौन है, जैसे और जैसे ग्रीक सोर्सेज में पाटलिपुत्र नहीं आता, उसमें आता है पालीभोत्रा। तो उसमें बहुत उनका मतलब जो मतलब 18th सेंचुरी में जो ये इंग्लिश स्कॉलर्स थे, उन्होंने उनको क्योंकि उनके पास ग्रीक सोर्सेज तो बहुत सारे थे, तो उनको था कि जो इंडियन सोर्सेज हैं उनमें सिमिलर टर्म्स वो किस पीरियड की बात हो रही है, तो इसीलिए सेंड्रोकोटस का कैसे जो आया। तो पालीभोत्रा का जो लोकेशन थी उसको आइडेंटिफाई करने में मेन कारण ये था कि जैसे जो संस्कृत सोर्सेज में जैसे ग्रीक सोर्सेज में सोन को सोन नहीं बोला गया है, अच्छा, उसमें बोला गया है इरानेबोस करके, और गंगा को तो गैंजीज बोलते हैं। अब ऐसा ये बीमारी पुरानी है, उधर से ही है। हाँ, अब जैसे आप हिडास्पस, ये आपका ब्यास को बोलते हैं हाइपसिस, वो बोल नहीं पाते थे, उनकी कोई गलती नहीं है, उन्होंने जानबूझ के तो नहीं करा। हमारे वाले तो अभी तक बोल रहे हैं। हाँ, वो बात है। तो जैसे गंगा नदी है ना, गंगा होगी और सोन, लेकिन अब उनका था कि चलो गंगा तो सबको पता है, गैंजीज की बात हो रही है तो गंगा है, तो गंगा के आसपास ही पाटलिपुत्र थी, पाटलिपुत्र लोकेटेड होगा। तो ब्रॉड थ्योरी उनकी हिस्टोरियंस की थी 3, क्योंकि ग्रीक सोर्सेज बोल रहे हैं कि कॉन्फ्लुएंस पे है 2 नदी के, गैंजीज और इरानेबोस। तो पहला थ्योरी थी कि कन्नौज हो सकता है। अब कन्नौज में कोई नदी मिलती तो है नहीं वहाँ पे, तो वो कट गया। फिर दूसरा था उनका कि प्रयागराज हो सकता है, क्योंकि प्रयागराज यमुना से तो यमुना और गंगा का कॉन्फ्लुएंस पे है। लेकिन प्रयागराज में दिक्कत क्या है कि जो यमुना नदी और इरानेबोस का कोई मतलब मिल नहीं रहा कि मतलब नाम कोई सिमिलैरिटी नहीं है। फिर उसके बाद जो विलियम जोन्स थे, जो उस समय वो रिसर्च कर रहे थे ये रॉयल एशियाटिक सोसाइटी में, तो वो क्या देखते हैं कि वो उसी समय एक टेक्स्ट जो है ट्रांसलेट कर रहे होते हैं, मुद्र राक्षस करके। अच्छा, ये संस्कृत का टेक्स्ट है, और इंटरेस्टिंगली इसमें चाणक्य और चंद्रगुप्त की बात है। पूरे जो टेक्स्ट है, कब का है ये टेक्स्ट? ये आपका 6th सेंचुरी AD का, विशाख दत्त करके ऑथर थे, उन्होंने लिखा था। ओके। तो वो ट्रांसलेट करते हैं, और वो एक नदी का नाम उसमें संस्कृत टेक्स्ट में पढ़ते हैं जिसका नाम है हिरण्यबाहु। हिरण्यबाहु मतलब गोल्डन आर्म जिसका हो। अब हिरण्यबाहु इरानेबोस सिमिलैरिटी है, और उसमें बताया गया है कि जो हिरण्यबाहु और गंगा नदी मिलती हैं आपस में, और वहाँ पे पाटलिपुत्र। तो
एकदम से लोकेशन तय होगी। और उसके बाद उसको कंफर्म करने के लिए तो ये जो नाम आज पाटलिपुत्र है, आज पटना हो गया ना, तो हाँ वही पटना, मतलब लोग पाटलिपुत्र भी बोलते हैं, लेकिन तो वो उस टाइम पे भी उनको ये नहीं पता था कि यही पाटलिपुत्र है। लाइक इज इट अ रीसेंट हाँ, नेम? जैसे उसमें एक रेनल करके है मतलब ज्योग्राफर। क्योंकि हमारे मतलब ऐसा देखा जाता है कि नाम वही हैं जो 1000 साल पहले थे या 2000 साल पहले थे, कई नाम ऐसे ही हैं। हाँ, तो जो रेनल है ना, एक और थे ज्योग्राफर थे, उनकी एक खास बात है, उन्होंने पहला कार्टोग्राफिक मैप इंडिया का उन्होंने वो करा था। वो भी कंपनी के ऑफिशियल थे, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के। तो वो जब ये सर्वे कर रहे थे यहाँ पे पाटलिपुत्र में, तो वो देखते हैं कि जो पटना है वो वहाँ का जो फोक पुराना चला आ रहा है, तो उसमें पटना को कहते हैं पाटेल पुत्र। अच्छा। तो पाटेल पुत्र एक ये था। और दूसरा उन्होंने जब सर्वे करा तो उन्होंने पाया कि एक एंशंट रिवर बेड है यहाँ पे, जो कभी कोई नदी जो थी वो गंगा से मिलती होगी। तो पाटेल पुत्र, एंशंट रिवर बेड। फिर बाद में जब ये विलियम जोन्स ट्रांसलेट कर रहे थे तो उनके पास रेनल की इन्फॉर्मेशन थी। तो पाटेल पुत्र, पाटलिपुत्र मिल रहा है, हिरण्यबाहु, इरैनेबोस मिल रहा है, गंगा नदी से कॉन्फ्लुएंस हो रहा है। तो ये 4-5 जो है सबके सब फिर उससे पता और चला। अब उस पे कंसेंसस है। फिर उसके बाद बहुत सारे और चीज़ें भी हमको देखने को मिल रही है ना। तो जैसे ग्रीक सोर्सेज, मेनली तो ग्रीक सोर्सेज ही हैं। और ग्रीक सोर्सेज में क्या है, इतने ज़्यादा सोर्सेज हैं ना, तो आप एक दूसरे से वो मतलब वेरीफाई कर सकते हैं। एंड अलग अलग पीरियड के हैं। हाँ, अलग अलग पीरियड के हैं। बेसिकली जब हम अलेक्जेंडर की इन्वेजन की बात करते हैं ना, तो कंटेम्प्रेरी जो सोर्सेज हैं अलेक्जेंडर के टाइम के, वो तो है ही नहीं हमारे पास। वो ग्रीक सोर्सेज भी नहीं है। ग्रीक सोर्सेज ने क्या करा है, जब ये फर्स्ट सेंचुरी सेकंड सेंचुरी में जो ग्रीक सोर्सेज लिख रहे थे, उस समय उनके पास थे वो कंटेम्प्रेरी सोर्सेज, तो उन्होंने उससे लिखा है। मेगास्थनीज की जो इंडिका है उसके साथ भी यही केस है। अच्छा। पूरी इंडिका हमारे पास नहीं है, कुछ पोर्शन जो उस समय के हिस्टोरियंस ने अपने टेक्स्ट में यूज करा है वही पता है हमको। सेकेंडरी सोर्सेज है बेसिकली, कि मेगास्थनीज की इंडिका में ये लिखा हुआ है और उसमें से ये इन्होंने उठाया है। हाँ, उन्होंने उठाया। ठीक है। अब हम वापस जाते हैं पोरस पे। हाँ, अब ये पोरस हिडास्पस नदी, झेलम नदी जो है वहाँ पे हो गए हैं। अब उसमें बैटल ऑफ हिडास्पस होती है बेसिकली। और वही मतलब कहानी थी कि अलेक्जेंडर को क्रॉस करना था, और क्रॉस करना है उनको ऐसे कि सारी की सारी आर्मी उस तरफ पहुंच जाए और कम से कम कैजुअलिटीज़ हो। तो एक बहुत मतलब क्लासिकली फेंट टेक्निक वो इस्तेमाल करते हैं कि मेन आर्मी जो है अपनी वो एक तरफ रखते हैं, जिससे पोरस को लगे कि ये बंदा यहीं पे खड़ा हुआ है, मतलब इसकी मेन आर्मी। और एक रिवर आइलैंड है बीच में, तो रात के सहारे वो आगे की तरफ अपनी जो एलीट ट्रूप है उनको लेके क्रॉस कर लेते हैं नदी। फिर उसके बाद लड़ाई होती है, और एंड में जाके हमको जैसे जो स्टोरी पता होती है कि पोरस हार जाते हैं, लेकिन जो उनका डिमीनर है उससे अलेक्जेंडर बहुत इंस्पायर होते हैं, कहते हैं हमारे साथ मिल जाओ। तब पोरस की जो टेरिटरी है वो हो गई है मतलब कॉन्कर। फिर अब झेलम के बाद, तो ये जो कॉन्सेप्ट है कि भाई पोरस ने अलेक्जेंडर को हराया था, हाँ, ये झूठ है। हाँ, अलेक्जेंडर को अब आप देखिए, आप खुद ही देख लीजिए ना कि अलेक्जेंडर को अगर हरा देगा पोरस, तो अलेक्जेंडर ब्यास तक कैसे पहुंच जाएंगे। उनको तो झेलम से वापस पहुंच जाना चाहिए, मतलब वापस रिटर्न हो जाना चाहिए। तो मेरे हिसाब से तो नहीं वो हराया था। और आप पहली बात तो अगर कोई दूसरा सोर्स हो ऐसा जिसमें क्लेम हो, तो वो मतलब हमें मिलना चाहिए। अगर वो कुछ कह रहा है ऐसा तो है। आप ग्रीक सोर्सेज को इस्तेमाल कर रहे हो, ग्रीक सोर्सेज में क्लियरली लिख रखा है कि वो हरा हरा के ब्यास तक पहुंचा है। हाँ, लेकिन क्योंकि किसी और का हमने नहीं सुना है, तो ये कहाँ से थ्योरी आती है? पोरस को इतना बढ़ा चढ़ाने की कहाँ से मतलब ये थ्योरी आई कि उसने हरा दिया उसको? क्या वो एक ऐसा माना जाता है कि वो फ्रंटियर माना जाता है कि ये हमारे सबसे पहले जो राजा थे भारत में घुसने के लिए, क्या वो एक फ्रंटियर था कि बाद में ट्रेडिशन के थ्रू उसको इस तरीके से इंटरप्रेट करना कि हम कभी नहीं हारे? देखिए, अगर फ्रंटियर की बात करनी है तो फ्रंटियर तो आम्भी की किंगडम होगी ना। वही मैं कह रहा हूँ कि हाँ। इनको क्यों इतना इम्पोर्टेंस और मिला? ये लोग भी इतने हर्ट क्यों हो जाते हैं कि पोरस इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? ये 100-150 साल की कहानी है अभी, पिछले 100-150 और साल वो में। भी जो सीरियस स्कॉलर्स हैं, आरसी मजूमदार, आपके आर.के. मुखर्जी, ये सब कभी नहीं मेंशन करते कि भाई पोरस जो है वो क्या कहते हैं जीत हारा है, गया था। हाँ। तो ये तो
बाकी पॉपुलर कल्चर में होगा ऐसा, लेकिन मेरे को समझ में नहीं आता क्यों आया है ये, पता क्या नहीं। लोगों को क्यों प्रेम है पोरस से, क्योंकि और भी कुछ ऐसा नहीं है कि उनकी कहानी है अलग से। हाँ, अब जाति वाला भी एंगल नहीं है कि भाई ये हमारी जाति का इसलिए इसको बढ़ा दो, हालांकि अब लोग कहने लगे कि वो जट था क्योंकि वहाँ पंजाब वाला हाँ, रीजन और वो पॉपुलर कल्चर है, हाँ। बट समझ में नहीं आता इसका। एनीवे तो अब ये झेलम क्रॉस हो गई है पोरस की टेरिटरी पे, अब चेनाब पे पहुंचते हैं। चेनाब को असकनी संस्कृत में बोलते हैं और एसेकनीज ग्रीक सोर्सेज में। चेनाब के उस पार ईस्ट साइड में है पोरस के रिलेटिव एक, उसका नाम नहीं बताया गया। तो ये आसानी से चेनाब क्रॉस कर लेते हैं और लड़ाई होती है, लेकिन उतनी तगड़ी लड़ाई नहीं होती जितनी पोरस के साथ हुई थी। और ये जो पोरस का रिलेटिव है ये भाग जाता है वहाँ से, भाग के ग्रीक सोर्सेज बताते नहीं है कहाँ गया था, लेकिन ईस्ट में ही जाएगा। तो अब ये चेनाब भी हो गई क्रॉस अच्छे से। चेनाब अब पहुँचते हैं रावी पे। रावी जो है वो बोला गया है, ये ग्रीक सोर्सेज में हाइड्रोटस करके नाम है उसका। तो अब रावी जब ये क्रॉस करते हैं ना, तो असली जो सेकंड जो जिस कहते हैं सबसे बड़ी लड़ाई जो होती है वो रावी क्रॉस करने के बाद होती है। रावी और जो आज का ब्यास है, रावी ब्यास के बीच में एक किंगडम है जिसको ये कहते हैं केथियंस ग्रीक सोर्सेज में। इंडियन सोर्सेज कुछ है ही नहीं। तो केथियंस को माना जाता था, वो ग्रीक सोर्सेज खुद कहते हैं कि सबसे मतलब वन ऑफ द ब्रेवेस्ट और मतलब ग्रेटेस्ट वॉरियर्स ऑफ इंडिया। तो ये जो थे ये रहते थे आपके जो रावी है हाइड्रोटस और हाइफेसिस के बीच में। आज का रीजन जो है, आज का आपका रावी जो है ये लाहौर के बीच से बहती है और ब्यास उसके बीच का। तो उस समय एक सीज होती है, इनकी कैपिटल है संगला, संगला करके। और वहाँ पे जो सीज होती है उस मतलब बताते जाते हैं सबसे ब्लडीएस्ट सीजेस में तो एक थी, बहुत तगड़ी वॉरफेयर हुआ वहाँ पे। और उसका जब एंड में जब अलेक्जेंडर जीता ना, तो जो पूरी पूरी सिटी थी वो पूरी डिस्ट्रॉय कर दी थी अलेक्जेंडर ने। जैसे बहुत लोग बैटल ऑफ हिडास्पस और बैटल ऑफ झेलम जो है उसको मतलब हम सब जानते हैं, लेकिन जो संगला की सीज है उस पर डिस्कशन नहीं होता, क्योंकि जो ये संगला की सीज थी और बैटल ऑफ हिडास्पस भी, ये कारण होता है कि जब ये हाइफेसिस या ब्यास पे पहुँचे ना, तब जाके जो आर्मी है वो म्यूटिनी करती है। एक कारण ये था। अब हाइफेसिस का नाम इसलिए है क्योंकि संस्कृत सोर्सेज में ब्यास को बोला गया विपाशा। अच्छा। विपाशा नाम है, विपाशा, विपाश, ये तो हाइफेसिस वहाँ से आया है। तो अब ये ब्यास पे, और ये डेफिनेटली बाद में हुआ है, पोरस के बाद, लड़ने के बाद, जब वो क्रॉस करके आए हाँ, यहाँ पे हुआ है। जैसे आप खुद ही देख लीजिए ना, अब आपको मूव करना है। नहीं, ऐसा नहीं है कि उधर से नहीं आए तो उधर से घूम के आ गए, ऐसा कुछ नहीं है। जो ग्रीक सोर्सेज हैं वो बता रहे हैं कि किस किस कैसे कैसे है। अब जैसे पोरस का जो रिलेटिव है, पोरस का रिलेटिव इस तरफ होगा। और उसके बाद क्या है ना कि जब ये वापस रिटर्न करते हैं ना, तो रिटर्न के जो इन्होंने मेंशन कर रखी है ना चीज़ें, तो उसमें वो फिर फॉलो करते हैं। ये आपका जो साउथ पंजाब है पाकिस्तान का, मुल्तान के पास होते हुए ये मकरान की तरफ जाते हैं। तो उससे पूरी पूरी लोकेशन इस पूरे रेंज की, मतलब पूरे एरिया की, नॉर्थ वेस्ट आज का जो पाकिस्तान है और ये सब पूरी क्लियर हो जाती है। तो उसमें कोई मतलब डाउट नहीं है। तो हाइफेसिस में रिटर्न होने का तो दो कारण, एक तो ये बैटल ऑफ झेलम और उसके बाद जो सीज ऑफ संगला थी वो। और संगला की दूसरी बात है, इतनी अच्छी तरह से इन्होंने रेड्स करा था उस, मतलब इतनी तबाह कर दिया था ग्रीक्स ने कि अभी तक हमको वो मिल नहीं पाई है सिटी। उसका मेन कारण ये भी है, जैसे हिस्टोरियंस कहते हैं कि अमृतसर और लाहौर के बीच में कहीं सिचुएटेड है। तो आज के समय तो वहाँ पे एक्सकवेशन करना मुश्किल ही है, इसलिए वहाँ पे है। हाँ, तो क्या पता गायब हो रखी हो। तो ये हाइफेसिस एक तो रीज़न ये हो गया वहाँ पे ब्यास पे मुड़ने का, जो म्यूटिनी करती है आर्मी कि हम आगे नहीं जाएंगे। अलेक्जेंडर का मन तो था कि आगे जाते हैं। और दूसरा मेरे को लगता है ना कि जैसे जो पहले हम डिस्कस कर रहे थे कि जो अलेक्जेंडर को नॉलेज कम थी उस पर, तो एक जो मिस्टीरियस एलिमेंट था ना कि आगे कौन होगा, क्योंकि अभी इन्होंने भाई संगला की लड़ाई लड़ी है इतनी बुरी तरह से यहाँ पे हुआ है। अच्छा, ये बताइए कि उनको, ये इस पे आएंगे, लेकिन आपस में कितनी नॉलेज थी, हमारी कितनी नॉलेज थी उनके बारे में और उनकी कितनी नॉलेज थी भारत के बारे में, ग्रीक्स की? देखिए उसमें जैसे बोलते हैं कि ग्रीक्स का बेसिकली उनके इंफॉर्मेशन दो सोर्सेज से आ रही होंगी उस टाइम के, हम स्पेकुलेट ही कर सकते हैं। एक तो थे जो पर्शियन सोर्सेज, और पर्शियन जैसे हमने पिछला डिस्कस करा था कि इंडस के आसपास ही थे वो, तो पर्शियंस को तो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं थी। अब जाहिर सी बात है जो यहाँ पे जो ग्रीक किंगडम, जो इंडियन किंगडम्स हैं पंजाब के आसपास जो रह रही है, उनको तो इन्फॉर्मेशन होगी। लेकिन क्या पता उस टाइम पे
क्योंकि अलेक्जेंडर को तो नहीं पता था, इतना तो हमको क्लियर है, क्योंकि जो ये 12 दिन के मार्च पे वो बोलते हैं गंगा आएगी, तो 12 दिन के मार्च पे तो भाई उस वहाँ के जो लोग थे उनको तो पता ही होगा कि भाई आगे तो सतलज है, गंगा तो बहुत दूर है। तो उसमें एक चीज़ तो ये हो सकती है, क्या पता इन्फॉर्मेशन अच्छे से पास ना हुई हो। और अलेक्जेंडर ऐसा तो नहीं है कि 3-4 साल यहाँ पे उसने बिताए थे, जल्दी 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 बैटल हो रही है, तो उतनी अच्छे से इन्फॉर्मेशन क्या पता ना उन्होंने वो ली हो। तो एक जो मिस्टीरियस एलिमेंट है कि आगे जाके क्या होगा ये। और दूसरा, एक स्कॉलर हैं उनका ये कहना है ना कि जो इनका एलिफेंट्स के साथ जो एक्सपीरियंस था जब ये इन्होंने झेलम में ये पोरस से लड़ाई करी थी, तो वो बहुत ज़्यादा मतलब दिक्कत पैदा कर दी थी उसने, क्योंकि उसके कम से कम बताते हैं हमको 100-150 के करीब, 100 या 300 के करीब थे पोरस के पास एलिफेंट्स। और अगर उनको मतलब ये मिस्टीरियस एलिमेंट था, उनको लग रहा था भाई इसके पास वो अगर 300 हैं, आगे जाके फिर मिलेंगे, क्या पता ज़्यादा हो जाए। तो उन्होंने काफ़ी विध्वंस किया था। हाँ, उस पहली बात तो इनको एक्सपीरियंस नहीं था, और 100 अगर 100-200 एलिफेंट इतना वो कर सकते हैं, अगर आगे जाके मिल गए अगर दो मतलब 1,500 हजार तो दिक्कत हो जाएगी। तो उसके कारण वो रिटर्न करते हैं, और रिटर्न के बाद फिर वो इंडस को पकड़ते पकड़ते, और उस समय फिर वही लड़ रहे हैं सबसे, लड़ते 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 जाते हैं। फिर वापस में ये 326 के अराउंड अलेक्जेंडर की वापसी हो जाती है। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है ना कि ये जो पूरा का पूरा ये जब अलेक्जेंडर की लड़ाई चल रही है ना, ये हिडास्पस वो रेनी सीजन है, और भारत अब जो कोई भारत में नहीं आया वो मॉनसून के टाइम पे, उस टाइम पे जब रोड वोड नहीं थी, आपको टेंट में रहना है और सुबह शाम बारिश 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 हो रही है, तो वो भी एक साइकोलॉजिकल एलिमेंट हम कह सकते हैं। बिल्कुल। और फिर ये एक थ्योरी ये भी है कि वो रास्ते में ही मर जाते हैं अलेक्जेंडर। हाँ। नहीं, अलेक्जेंडर तो बेबीलोन जाके मरा था। अच्छा, दूसरा उसमें एक चीज़ क्या है ना कि एक बाद में ग्रीक लेजेंड बना था, जिसमें हमको ये बताया गया अलेक्जेंडर ब्यास पे नहीं रुकता। वो जाता है, वो गैंडेरिडाई और प्राचाय, दो ये जो किंगडम्स हैं, इनको हराता है। हराने के बाद वो फिर उसके बाद वो एक किंगडम इन द सॉल्ट रेंजेस, एक किंगडम है जो सॉल्ट रेंजेस में है। अब सॉल्ट रेंजेस है जो आज का ये पाकिस्तान में है सॉल्ट रेंजेस ना, तो देख लीजिए अभी भी इनकी ज्योग्राफी कितनी गड़बड़ हो रखी है। आप ये प्राच्यों को हरा रहे हो, और आप फिर जब आगे जा रहे हो तो आपको सॉल्ट रेंजेस मिल रही है। तो एक, लेकिन ये थोड़ा मिक्सअप है, बहुत कंफ्यूजन है इनको। तो इसका क्या मतलब, अलेक्जेंडर का जब चलो ये इन्वेजन हो गया तो काफ़ी साल या महीनों तक तो रहा होगा, और एक बहुत बड़ी बात थी उस समय, मेरे ख्याल से सबसे बड़ा इन्वेजन और इम्पैक्ट उस रीजन में, नॉर्थ वेस्ट इंडिया में रहा होगा। तो जो ट्रेडिशनली जो अब तक भी मिलता है या जो ख़त्म भी हो चुका है, वो क्या इम्पैक्ट ऐसा था कल्चर पे, लैंग्वेज पे, अलग अलग ट्रेडिशंस पे? ये जो पर्टिकुलरली आपका नॉर्थ वेस्ट का इलाका है ना, यहाँ पे ग्रीक लैंग्वेज तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हो गई थी। उसका कारण ये है कि अशोक के समय में ना, जो हमको यहाँ पे कांदाहार, जो खैबर पख्तूनख्वा का इलाका है, वहाँ पे अशोक की जो एडिक्ट्स हैं, इंस्क्रिप्शंस हैं, वो ग्रीक में है। अच्छा। हाँ, तो अब देख लीजिए, मतलब वो ग्रीक में इंस्क्रिप्शन लिखवा रहा है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे लोग रह रहे होंगे ग्रीक्स के, और वो कुछ ना कुछ कल्चरल इम्पैक्ट तो था ही, क्योंकि वहाँ तक बाउंड्री थी ग्रीक एम्पायर की। वो छोड़ के तो गए थे, इतना तो क्लियर है। और दूसरा एक मतलब ये जब प्रिंसेप वगैरह, ये प्रिंसेप ने ब्राह्मी स्क्रिप्ट को डिसाइफर करा था, जेम्स प्रिंसेप 1832-31 में, तो उस समय एक थ्योरी बहुत थी, जैसे हमने पंचमार्क कॉइन्स के बारे में डिस्कस करा था ना, तो उस समय ये थ्योरी थी कि जब ये अलेक्जेंडर की इन्वेजन हुई ना, तब इन्होंने पहली बार मेटेलिक करेंसी इंट्रोड्यूस करी इंडिया में। उससे पहले भारत के लोग जानते नहीं थे कि सिक्के क्या होते हैं। और ये जो थ्योरी थी, कैसे डिसअप्रूव हुई, जो आपका 1931 में तक्षशिला में 1930 के आसपास एक एक्सकवेशन हुई थी। अब वहाँ पे इनको सिक्के का ढेर मिला, 1000 से ऊपर पंचमार्क कॉइन्स थे, और इस ढेर में 3 जो थे वो ग्रीक सिक्के थे। एक था अलेक्जेंडर का सिक्का, और 2 थे फिलिप थर्ड के सिक्के। फिलिप थर्ड जो अलेक्जेंडर का कज़न था, अलेक्जेंडर के मरने के बाद आया था, कुछ 2-3 साल ही जिया था, मतलब रूल करा था 6 साल के करीब। तो अलेक्जेंडर और फिलिप थर्ड के जो सिक्के हैं वो एकदम ब्रांड न्यू मिंट कंडीशन में है। अच्छा। और जो पंचमार्क कॉइन्स हैं वो पूरे घिसे पिटे हैं। तो उससे जाहिर सी बात है कि अगर पंचमार्क कॉइन्स अलेक्जेंडर की इन्वेजन के बाद भारत वालों ने सीखा बनाना, तो कैसे हो सकता है कि भाई अलेक्जेंडर के सिक्के तो ब्रांड न्यू है एकदम, और पंचमार्क कॉइन्स एकदम घिस रखे हैं। और घिस रखना, सिक्के घिसना मतलब कि भाई 2-3 साल में तो घिसते नहीं है सिक्के, बहुत देर से यूज़ कर रहा होगा।
और वो देखिए कि अभी भी एक ही साथ मिले हैं वो, हाँ, एक साथ और मिले। उनमें इतना डिफरेंस है, हाँ, तो वो कितने हजार साल पुराने, उनसे भी कितने हजार साल पुराने होंगे। नहीं 1000 साल तो नहीं होंगे, क्योंकि एक ही ढेर में मिले हैं ना हमको। एक ही ढेर में मिले हैं, लेकिन उनका जो घिसे हुए हैं हम्म। मटेरियल सेम है ना, मतलब मटेरियल कैसे? दोनों का। नहीं, दोनों सिल्वर के हैं। सिल्वर के हैं, हम्म। तो मटेरियल तो सेम ही हुआ। हम्म। तो उसमें जो घिसे हुए हैं, जो भारत वाले जो मिले हैं और जो उनके मिले हैं, वो मिंट कंडीशन में है। एलेक्जेंडर के मिंट कंडीशन में, हाँ, इनके इसके मिंट कंडीशन तो में। ये पुराने हो गए ना अपने हाँ, आप। वही मतलब मेरे कहना पुराने, लेकिन 2-3 हज़ार वाला वो नहीं होगा, क्योंकि दो अच्छा। तीन हजार साल से सर्कुलेट नहीं हो सकते ना सिक्के। हम्म। जैसे हमारे पास अभी सिक्के, आपके पास और मेरे पास 200 साल पुराने सिक्के तो है नहीं हमारे पास, और हाँ। सर्कुलेट भी नहीं हो रहे इस टाइम पे। हाँ। और बाकी सारे सोर्सेज से हमको पता लगता है कि ये जो जब अर्बनाइजेशन शुरू हुआ था, जैसे हमने पहले डिस्कस करा था, तब आपका जो ये मेटेलिक करेंसी थी तब इंट्रोड्यूस हुई थी। ठीक। तो ये बेसिक जो इम्पैक्ट हम कह सकते हैं वो लैंग्वेज और जो ग्रीक सेटलमेंट्स यहाँ पे थी। वो आज भी देखने को मिलता है लैंग्वेज का नहीं, लैंग्वेज का आज तो कम है। इम्पैक्ट, नहीं, आज पंजाबी में और। नहीं, पंजाबी में ये मतलब ग्रीक का इतना तो नहीं है मेरे नहीं हिसाब है। से। नहीं। ठीक है। अब आते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के ऊपर। आपने कहा, जैसे हमने बात की कि जो ग्रीक सोर्सेज में मेंशन है वो थोड़ा हो गया है हमारा डिस्कशन, तो इनके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है, और जो सारे हमने कहानी बना रखी है, चाणक्य तो सबने देखा ही है टीवी पे, जो टीवी सीरियल था आपने भी देखा ही हाँ, होगा, क्लासिक। तो उसमें जो दिखाया गया है वो कितना सच्चाई है, या वो कितना मनगढ़ंत है, या कितना माइथोलॉजी है, और हमको क्या रियल सोर्सेज इनके बारे में मिलते हैं, एक्चुअल हिस्ट्री या एक्चुअल फैक्ट्स। जैसे आपने जो ये टीवी सीरियल की बात करी, तो उसमें वो क्या करते हैं ना, टीवी सीरियल वाले वो दो सोर्सेस को मिक्स कर रहे हैं। अच्छा। दो सोर्सेस मतलब एक ग्रीक सोर्सेस को ले रहे हैं एक तरफ से, और एक तरफ से इंडियन सोर्सेस को ले रहे हैं, और वो मिक्स कर रहे हैं। उसका कारण ये है कि जब आप इंडियन सोर्सेस पे पढ़ते हैं, देखते हैं, तो इंडियन सोर्सेस में चंद्रगुप्त तो जैसे जैन सोर्सेस में भी हैं, पुराणास में भी डिस्कस और है। ये सोर्सेज उनके कितने साल बाद लिखने शुरू हुए हैं, मिलते हैं? जैसे कोई कंटेम्परेरी सोर्स है या नहीं? कंटेम्प्रेरी सोर्स तो है कुछ नहीं है। कंटेम्प्रेरी सोर्स है नहीं। एक जो बुद्धिस्ट सोर्स है, महावंश टीका करके, वो लिखा गया था 10th सेंचुरी एडी में, और उसमें सबसे पूरी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मिलती है चंद्रगुप्त की अर्ली लाइफ की। और जितने भी आप ये सीरियल देखते हैं ना, वो एक जो अपना ब्रॉड हिस्सा जो है वो इस सोर्स से लेते हैं। 1300 साल बाद लिखा गया। हाँ, लगभग 1300 साल। तो उसमें क्या है, लेकिन ये है कि वो जो टेक्स्ट था, क्योंकि हमको मिलता है ये चंद्रगुप्त चाणक्य कथा जो है ना, ये 1st-2nd सेंचुरी एडी में बड़ी पॉपुलर थी इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। ये कैसे पता हमको? ये जो उस समय के आपको जो अर्ली टेक्स्ट है ना, उसमें चाणक्य चंद्रगुप्त कथा आपको मतलब मेंशन होता है। लेकिन जो डिटेल्ड पूरा का पूरा, क्योंकि बहुत सारे टेक्स्ट तो सर्वाइव हुए नहीं, ये 10th सेंचुरी में उसका पूरा का पूरा डिटेल्ड हमारे पास मिलता है। और उसने जो बनाया है वो पुराने जो सोर्सेज हैं उसको लेके बनाया गया है। फिर आपको जैसे हमने विशाख दत्त की बात करी, 6th सेंचुरी में वो भी चंद्रगुप्त चाणक्य के बारे में डिस्कस करा है, तो उसने भी पुराने जो सोर्सेज थे उससे यूज़ करा होगा। तो जो 10th सेंचुरी की महावंश टीका है, उसमें बताते हैं कि जो चंद्रगुप्त, पहली बात तो जब इनकी ओरिजिन्स की बात आती है मौर्यों की, तो 3 सोर्सेज हैं, तीनों लगभग अलग अलग कहानियाँ देते हैं हमको। पुराणों में क्या है कि पुराणों में एक कमेंटेटर हुए थे विष्णु पुराण के, उनके हिसाब से जो चंद्रगुप्त की माँ थी ना, वो पत्नी थी एक नंद किंग की। लेकिन बाकी पुराणों में हमको ये कनेक्शन नहीं मिलता मौर्य और उनके नंदों का। फिर हम देखते हैं कि जो एक मार्कंडेय पुराण में तो लिख रखा है कि ये असुर थे। अच्छा। हाँ, चलो, ये मतलब मौर्यों को असुर बता रखा है। फिर आप जैसे मुद्र राक्षस में चले जाओ, मुद्र राक्षस में शूद्र बता रखा है। अच्छा। और ये कब का है ये सोर्स? मुद्र राक्षस मतलब वो 6th सेंचुरी एडी का। हाँ, और उसमें जो बाकी, लेकिन जो पुराणास है ना, उसमें ये बताते हैं नंदों के बारे में कि नंद के आने के बाद जो आएंगे राजा, मतलब जो डायनेस्टीज आएंगी नंदों के बाद, वो शूद्र जैसी होंगी और अधार्मिक होंगी, ये इस्तेमाल होता है। लेकिन हमको ये देखने को मिलता है कि मौर्यों के बाद ये शुंग आए, शुंग के बाद कण्व आए, लेकिन कण्व के लिए स्पेशली उन्होंने बता रखा है द्विज थे। तो उसका मतलब ये है कि ये जो पुराण है ये डिस्कस कर रहे हैं या तो शुंग को कह रहे हैं शूद्र, या कह रहे हैं मौर्यों को। शुंग तो शूद्र थे नहीं, उसमें पूरा सोर्स है कि भाई पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मण थे। तो उसमें पुराणों के हिसाब से मतलब एक पिक्चर बनती है कि एक शूद्र ओरिजिन दिखा रहे हैं।
आप बुद्धिस्ट सोर्सेज में चले जाओ तो बुद्धिस्ट सोर्सेज में मौर्यों को कनेक्ट करा गया है शाक्यों से। शाक्य जो ये गौतम बुद्ध की क्लैन थी, और उनके हिसाब से जो ये मौर्य थे, मौर्य वो एक रिपब्लिक थी, गणसंघ था, जिसका नाम था पिपलीवन, ये आज का गोरखपुर है, वहाँ पे रूल करते थे। और इनका नाम मौर्य इसलिए पड़ा कि उस इलाके में मोर बहुत ज़्यादा थे। हाँ, तो वेरी सिंपलिस्टिक, हाँ हाउ कन्वीनियंट। क्योंकि जैसे संस्कृत में तो मयूर बोलते हैं, और प्राकृत में आता है मोरिय, तो मोरिय से मोर पड़ गया। फिर जैन सोर्सेज में भी ये जो पिकॉक वाला वो एंगल है वो मिलता है, क्योंकि उसमें बताया गया है कि जो चंद्रगुप्त की माँ थी वो बेटी थी एक विलेज के चीफ की, जो विलेज का मेन काम था वो मोर पालन का था। तो ये तीन अलग, क्या इन्होंने अपने इंस्क्रिप्शंस में कहीं पे लिखा है मौर्य? मौर्य नहीं, मौर्य तो नहीं लिखा, अशोक ने तो नहीं लिखा मौर्य, लेकिन जितने भी बाकी सोर्सेज हैं, पुराण हो गए, वो मौर्य मेंशन करते हैं। बट वो बहुत बाद के हैं सोर्सेज, तो तब तक वो टर्म पॉपुलराइज हो गई होगी। नहीं, एक दूसरा हम ये भी कह सकते हैं कि जैसे 2nd सेंचुरी 3rd सेंचुरी एडी के जो बुद्धिस्ट सोर्सेज हैं उसमें भी मौर्य मेंशन हो रहा है। तो ट्रेडिशन में अगर नाम चल रहा है तो जाहिर सी बात है कि अपने आप को मौर्य ही कहते होंगे ये। फिर तो जो ये बुद्धिस्ट सोर्सेज है, महावंश टीका 10th सेंचुरी का, ये बुद्धिस्ट सोर्सेज इस्तेमाल करता है। महावंश टीका श्रीलंका में लिखा गया था। ठीक। तो वो चंद्रगुप्त के बारे में बताता है कि चंद्रगुप्त के जो पिताजी थे वो चीफ थे ये पिपलीवन गणसंघ के। तो ये एक बॉर्डर क्लैश में मर जाते हैं। बॉर्डर क्लैश में मरने के बाद अब क्या है, जो इनकी माँ है ना वो बड़ी चिंतित है चंद्रगुप्त की लाइफ को लेके, तो वो माइग्रेट करती हैं पिपलीवन से पाटलिपुत्र में। अब पाटलिपुत्र में भी डर है इनको कि चंद्रगुप्त को मार ना दे, क्योंकि ये सक्सेसर थे। तो ये क्या करते हैं, अपने मामा को, ये उनकी माँ जो है अपने भाई के यहाँ पे इनको भेज देती है चंद्रगुप्त को। और चंद्रगुप्त उस समय एक मतलब तबेले के आसपास वो रहते हैं, गाय वाय संभालते हैं, और उनके जो मामा हैं वो एक शिकारी को चंद्रगुप्त को दे देते हैं। और शिकारी को दे देते हैं, शिकारी बेसिकली उनसे काम करवाता है, गाय वाय संभालना है आपको। तो हमको बताया जाता है कि एक टाइम पे गाय वाय संभाल रहे थे, ये चरा रहे थे गायों को, और आसपास के बच्चों के साथ राजा खेल रहे थे। तो सभा बना रखी थी इन्होंने, उसमें वहाँ पे अपना भाषण दे रहे हैं ये। उसी समय चाणक्य जो है पास से गुजरते हैं, तो देखते हैं कि भाई जिस हिसाब से वो ये राजा बन के खेल रहा है, जिस हिसाब से बोल रहा है, उससे बड़े इम्प्रेस होते हैं। और उसके बाद वो बैक स्टोरी चाणक्य की है कि भाई नंदों के खिलाफ वो सब था। तो ये चाणक्य बहुत इंस्पायर होते हैं, और वो क्या करते हैं कि 1000 कारशापर्ण में हेड हंट, जो ये हंटर था, शिकारी था, उससे चंद्रगुप्त को अपने पास ले लेते हैं, और ये फिर तक्षशिला ले जाते हैं चंद्रगुप्त को। फिर वहाँ पे सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, और फिर वहाँ के जो जितने वो हैं आसपास के राजा, उससे फिर ये कोलिशन बनाते हैं, और फिर ये अटैक करते हैं नंदा एम्पायर को। फिर उसमें एक ये आता है कि शुरुआत में ना ये बड़ी जल्दी मेन आर्मी को अटैक कर देते हैं, और ये बस इनकी जान बचती है, कैसे भी करके वापस जाते हैं और एक किसी गांव में छुप जाते हैं। गांव में वहाँ पे छुप रखे हैं, तो वहाँ पे वो देखते हैं कि एक माँ है, वो अपने बेटे को डांट रही है। बेटे का हाथ जल गया खाना खाते समय, और माँ कहती है कि तुम जो गलती कर रहे हो ना, जैसे चंद्रगुप्त ने गलती करी वैसे ही तुम भी कर रहे हो। खाना जो है बीच में गर्म रहता है, तो किनारे किनारे से खाओ। तो चंद्रगुप्त को फिर समझ में आता है कि भाई बीच में सीधे सेंटर पे अटैक करने लगे, मेरे को पहले फ्रंटियर्स पे अटैक करने चाहिए। तो फिर वैसे वो धीरे धीरे अटैक करके फिर वहाँ पे नंद आर्मी को हराते हैं। उसमें बताया गया एक कमांडर का नाम था भद्रशाल करके, वहाँ पे बहुत तगड़ा स्लॉटर हुआ, और चंद्रगुप्त ने फिर नंद साम्राज्य को हरा दिया। अब एंड में नंद जो किंग है उसका क्या हश्रण होता है वो भी अलग अलग है। बुद्धिस्ट सोर्सेज में तो नंद को मार दिया था। जैन में कहते हैं कि चंद्रगुप्त ने क्या करा कि जो राजा था और उसके परिवार को एक रथ पे रखा, और एक रथ पे जितना सोना चांदी जितना आ सकता था उसको ले जाने दिया, और कहा कि जाओ आप, मैं आपको छोड़ रहा हूँ। सबसे पहले वाला सोर्स कौन सा है? बौद्ध। ओल्ड, हाँ ओल्ड तो बौद्ध है। जो मेन जो जैन सोर्स आता है वो परिशिष्ट पर्वण है, आपका 12th सेंचुरी में लिखा गया था। तो ये स्टोरी है महावंश टीका की। तो आपने ये बेसिक स्टोरी आपने देखी होगी सीरीज़ में, जितनी भी ऑनलाइन आती हैं और मतलब टीवीज़ पे आती हैं। लेकिन वो टीवी वाले क्या करते हैं, एक ग्रीक एंगल भी जोड़ देते हैं कि चंद्रगुप्त पहले ग्रीक आर्मी से लड़ रहे हैं वहाँ पे,
वो एंगल जो है वो आता है हमको ग्रीक सोर्सेज में। ग्रीक सोर्सेज में बताया गया है कि जब अलेक्जेंडर वहाँ पे था उस इलाके में, तो वहाँ पे एक लड़का आता है जिसका हम्बल ओरिजिन है, उसका नाम है सेंड्रोकोटस, और वो कहता है कि भाई ये जो प्राच्य किंगडम है, यहाँ के जो सब्जेक्ट्स हैं वो बहुत डिससेटिस्फाई हैं अपने राजा से, आप अटैक करो और एकदम से आप जीत जाओगे। लेकिन जो अलेक्जेंडर है वो बहुत ऑफेंड होता है जिस तरह से वो बंदा बोलता है, सेंड्रोकोटस बोलता है, और सेंड्रोकोटस ये अलेक्जेंडर ऑर्डर करता है कि इसको बंदी बना लो। तो कैसे बच बचा के चंद्रगुप्त भागते हैं वहाँ से। और फिर ग्रीक सोर्सेज में ये लिख रखा है कि फिर चंद्रगुप्त ने इंडिपेंडेंट अपनी एक स्ट्रगल शुरू कर दी। अब मतलब हमें कन्फ्यूजन है, ये स्ट्रगल किसके लिए बोल रहे हैं, नंदों के खिलाफ स्ट्रगल शुरू कर दी कि अलेक्जेंडर के हिसाब शुरू कर दी, तो ये कन्फ्यूजन है। तो आपके जो टीवी सीरीज़ है उसमें दोनों के खिलाफ है, पहले उनके हाँ, खिलाफ फिर बाद में, क्योंकि जो इंडियन सोर्सेज हैं वो ग्रीक्स का नाम ही नहीं लेते कि ग्रीक्स से कुछ रिलेशन था। तो ये जो आपके टीवी सीरियल वाले हैं दो सोर्सेज को मिला रहे हैं एक तरफ से। हाँ, यवन बोलते हैं ना उसको। हाँ, लेकिन इंटरेस्टिंगली जो ये अशोक के इंस्क्रिप्शंस है उसमें टर्म यवन नहीं है, अच्छा, योन राजा बोल रखा है। यौन राजा। हाँ, योन राजा सिंपली ये जो पर्शिया में ग्रीक्स को बोलते थे वो योन। अच्छा, और हमारे जो संस्कृत सोर्सेज है उसमें यवन इस्तेमाल करा गया है। अच्छा ये बताइए, टीवी सीरियल चाणक्य है, उसमें जो कहानी है पूरी की पूरी, उसमें वो चाणक्य सेंटर में है। अब वो जो कहानी है उनके करेक्टर के बारे में, वो किस तरीके से उनको निकाला गया, उन्होंने क्या क्या झेला वहाँ पे, और नंदों का कितना साम्राज्य कितना दमनकारी था। अब ये जो सोर्सेज हैं ये कहाँ से लिया गया है, ये इन्हीं सोर्सेज से है? जो चाणक्य चंद्रगुप्त कथा है उसमें तो हमको देखने को मिलता है, और कुछ जो लेटर कॉपीज़ हैं अर्थशास्त्र की उसमें भी लिखा गया है कि ये ब्राह्मण चाणक्य जिसने नंदों को हराया, नंदों का दमन करा, ये मैन्युस्क्रिप्ट्स में आता है। और मैन्युस्क्रिप्ट बहुत बाद की लिखी गई है। तो ये जो पूरी की पूरी स्टोरी थी ये तो चल रही है। मुद्र राक्षस में भी मेंशन आता है कि कैसे चाणक्य ने नंदों को हराया। तो ये जो था, ये चाणक्य चंद्रगुप्त जो कथा थी, ये हमारे आप कह सकते हो उस पीरियड जो 1st सेंचुरी 2nd सेंचुरी एडी का जो पीरियड था, जो पूरा इंडियन कल्चर है उसमें बहुत पॉपुलर थी। तो वहाँ से आई है ये। एक बात ये आती है कि भाई चंद्रगुप्त ने चलो अलेक्जेंडर वो मर गया, उसके बाद फिर उसका एक जनरल था सेल्यूकस निकेटर, वो आता है। उसके बाद जब चंद्रगुप्त पूरा साम्राज्य उसका बन जाता है, नंदों को हरा देता है वो, और उसका अपना जो किंगडम है वो आगे बढ़ जाता है। पूरा जो पहले ग्रीक एम्पायर था उसको भी थोड़ा वो पूरा भारत का ले लेता है, मतलब पूरा खैबर पख्तूनख्वा और स्वात वैली और ये सारा का सारा जो पाकिस्तान वाला जो रीजन है जिस पे पहले ग्रीक एम्पायर होता था। तो अब वो अटैक करते हैं, इनके बीच की लड़ाई की बात होती है। अब उसमें भी ये एक थ्योरी है कि शादी जो है सेल्यूकस निकेटर ने अपनी बेटी की शादी चंद्रगुप्त मौर्य से करवाई। तो क्या इसमें कितनी सच्चाई है और इसका सोर्स क्या है? जैसे टीवी सीरीज में हेलिना करके नाम हो रखा है उसका। तो पहले जो ये लड़ाई का जो पीरियड है ये इंडियन सोर्सेज में नहीं मेंशन है, अच्छा, ग्रीक सोर्सेज में ही आता है। और उस समय बताते हैं कि लड़ाई से पहले जो चंद्रगुप्त का इलाका था इंडस तक था। लड़ाई के बाद, अब लड़ाई में दिक्कत क्या है कि जो ग्रीक सोर्सेज भी है ना वो हमको ये नहीं बता रहे कि लड़ाई हुई कहाँ थी, कोई पर्टिकुलर और कितनी देर तक चली और क्या इंटेंसिटी थी, ये कुछ डिस्कस नहीं है ना ये है कि कौन हारा कौन जीता। हाँ, मतलब उसमें बताया गया कि लड़ाई हुई, लड़ाई के बाद फिर दो एग्रीमेंट रीच हुआ। अब एग्रीमेंट के लिए जो टर्म इस्तेमाल करी गई है, एक सोर्स है स्ट्रेबो। 1st 2nd सेंचुरी के आसपास था, लगभग 200-300 साल बाद। वो इस्तेमाल करता है शब्द, ग्रीक शब्द एपिगेमिया। एपिगेमिया मतलब हुआ राइट ऑफ इंटरमैरिज। अब राइट ऑफ इंटरमैरिज किसके लिए इस्तेमाल हुआ है ये डिस्कस नहीं है। दूसरा सोर्स है एपियन। एपियन इस्तेमाल करता है ग्रीक वर्ड केडोस। केडोस का मतलब है एक्चुअल मैरिज, लेकिन उसमें भी ये नहीं बता रखा कि भाई किससे शादी हो रखी है। तो जैसे आप किताब पढ़ेंगे आर के मुखर्जी करके, उन्होंने चंद्रगुप्त एंड हिज टाइम्स पूरी किताब लिख रखी है चंद्रगुप्त पे। तो वो जो ये थ्योरी है पूरी की पूरी कि चंद्रगुप्त ने शादी करी सेल्यूकस की बेटी से, उसको नहीं मानते। आपके आरसी मजुमदार नहीं मानते, मतलब वो उनको लगता नहीं है तो कि ये कहाँ से आती है ये थ्योरी? पता नहीं वो उसमें। हाँ, इंटरेस्टिंगली जैसे ये आपके आरसी मजुमदार नीलकंठ शास्त्री नहीं मानते। एक फ्रेंच ओरिएंटलिस्ट है सिल्वेन लेवी करके,
उन्होंने बोला है कि मेरे को पॉसिबल लगता है कि ये जो मैरिज हुई थी इनमें, तो मेरे को लगता है बाद में लोगों ने पिक कर लिया वहाँ से। अब वो सोर्स भूल गए कि कहाँ से पिक करा, लेकिन जो उस समय के जो तो प्रोमिनेंट उन्होंने स्कॉलर्स, किस बेसिस पे बोला ये है? यही जो एक्चुअल मैरिज जो बट एपीएन का इसमें है। तो यही नहीं लिखा है कि किसके बीच में मैरिज हुई है। क्या पता इन्होंने अपनी बेटी की शादी वहां पे करी हो या अपनी बहन की शादी वहां करी हो। हाँ, तो वही है उसमें। अब जैसे बाद के जो स्कॉलर्स हैं उसमें भी वो लिख, जैसे एक स्कॉलर है रिचर्ड स्टोनमैन, उन्होंने लिखी है किताब द ग्रीक्स एक्सपीरियंस इन इंडिया। उनका आर्ग्यूमेंट क्या है कि ये जो एग्रीमेंट हुआ है ना, ये एग्रीमेंट हुआ है जो उस नॉर्थ वेस्ट के इलाके में इंडियंस और ग्रीक रह रहे हैं ना, वो आपस में शादी कर सके। क्योंकि आपको पता है जैसे इंडियन सोर्सेज में तो ग्रीक्स को वो मलेच्छ बोलते थे, तो आपस में शादी का कोई सवाल नहीं था। तो उनके हिसाब से ऐसा है। तो जो पूरा हेलिना वो कॉन्सेप्ट है वो बहुत वो है, क्योंकि इंडियन सोर्सेज में तो जिक्र ही नहीं है, आप ग्रीक सोर्सेज से इस्तेमाल कर रहे हो, और ग्रीक सोर्सेज में भी ये लिख रखा है जिसमें कुछ बताया नहीं उन्होंने। तो ये है पूरा। तो इनकी मृत्यु का कैसे फिर होता है, उस पे भी काफ़ी डिबेट है। नहीं, उसमें तो जैसे आपका ये जैन सोर्सेज में ही पता लगता है कि बाद में जैसे एक जैन संत थे भद्रबाहु, आखिर समय में वो जैन बन जाते हैं चंद्रगुप्त मौर्य, और वो श्रावण बेलगोला चले जाते हैं। एक वहाँ पे भी एक थ्योरी है कि ये चंद्रगुप्त वो चंद्रगुप्त नहीं है। नहीं, जितने जो मेन स्कॉलर्स हैं वो ये एग्री करते हैं कि जब जैसे चंद्रगुप्त नाम तो आता है क्योंकि एक 6th सेंचुरी श्रावण बेलगोल के टाइम मतलब आसपास ही एक इंस्क्रिप्शन है जिसमें मेंशन कर रखा है भद्रबाहु और ये चंद्रगुप्त मुनि मेंशन है। फिर एक बगल में वहाँ पे छोटी हिल है जिसको चंद्रगिरी बोलते हैं। और तो ये दो, गुप्ता एम्पायर में भी कोई चंद्रगुप्त हाँ था क्या? चंद्रगुप्त दो थे चंद्रगुप्त। तो फिर वहां से वो भी तो हो सकते हैं, एक थ्योरी ये भी है। हो नहीं, क्योंकि आप जैसे जैन सोर्सेज देखेंगे ना, तो जैन सोर्सेज वो क्लियरली मेंशन करते हैं चंद्रगुप्त बाद के हैं। भद्रबाहु और पूरा का पूरा जो ये डिवीजन हुआ था, जैसे भद्रबाहु के बाद ये डिवीजन होता है श्वेतांबर और दिगंबर में, उसी पीरियड में। तो उसकी एंटिक्विटी के हिसाब से मेरे को नहीं लगता कि आप चंद्रगुप्त में वो कर सकते हैं। अच्छा। हाँ, और फिर दूसरा आर्ग्यूमेंट क्या है कि दूसरा जो श्रावण बेलगोला के आसपास का इलाका है ना, वहाँ पे हमको अशोक की इंस्क्रिप्शंस भी काफ़ी मिलती है। तो एक एस्पेक्ट ये है, जितने भी हिस्टोरियंस हैं कंपेयर टू अदर साइट्स इन द सेम रीजन। हाँ, मतलब उसी श्रावण बेलगोल के आसपास 3 एडिक्ट्स मिलते हैं हमको। तो वो उनके उसमें माइंड में हाँ, वो रहा होगा इम्पोर्टेंस कि यहाँ पे मेरे दादा ने मतलब आखिर टाइम बिताया, तो इसलिए क्या पता वो इम्पोर्टेंट हो श्रावण बेलगोल। लेकिन जैसे दूसरी बात क्या है ना कि जो जैन सोर्सेज हैं उसमें वो क्लियरली चंद्रगुप्त मौर्य की बात कर रहे हैं। अच्छा। आप 12th सेंचुरी से जो ट्रेडिशन चला आ रहा है उन्होंने पुराने सोर्सेज इस्तेमाल करे हैं। तो आप, और दूसरी बात है जितने भी जो प्रोमिनेंट स्कॉलर्स हुए हैं उन्होंने उस पर वो नहीं करा। तो एक रिविजनिस्ट हिस्ट्री का मेरे को लगता है ये है पूरा का पूरा, जैसे सेंड्रोकोटस को समुद्रगुप्त बना दो, वो सब। तो फिर आता है बिंदुसार। हाँ, बिंदुसार की भी एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, उसमें बुद्धिस्ट सोर्सेज में आती है कि जैसे चाणक्य जो थे वो चंद्रगुप्त को थोड़ा थोड़ा जहर देते थे खाने के साथ कि उनकी इम्यूनिटी हो जाए जहर से। और कुछ टाइम के बाद क्या इतना जहर की क्वांटिटी बढ़ गई कि आम आदमी खाएगा तो मर जाएगा। तो वो क्या करती हैं कि उनकी जो रानी होती है, एक वो प्रेग्नेंट है रानी, वो खा लेती है खाना, उनकी हालत बिगड़नी शुरू हो जाती है। अब रानी प्रेग्नेंट है तो रानी की डेथ हो रही है, लेकिन जो अंदर बच्चा है उसको बचाना है। तो उसमें बताते हैं कि चाणक्य जो उनका सर है काट के एक भेड़ का सर लगा देते हैं, भेड़ नहीं बकरी सॉरी। और फिर जो बच्चा जो पैदा होता है उसमें उसके शरीर पे बहुत सारे स्पॉट्स हैं। तो बिंदु स्पॉट्स के लिए, सार मतलब एसेंस, बहुत सारे वो हैं तो इसलिए नाम हो गया बिंदुसार। अच्छा। और जो ग्रीक सोर्सेज हैं, ग्रीक चिकन पॉक्स हो गया क्या पता ये है, मैंने अपने दोस्त को सुनाया था तो वो कह रहा था चिकन पॉक्स हुआ तो वो फिर उसके बाद ये ग्रीक सोर्सेज में एमित्रोकोटस करके बोला गया है। तो एक ये थ्योरी है कि अमित्रघात नाम था बिंदुसार का। और एक ये भी माना जाता है कि क्या जो सदर्न कॉन्क्वेस्ट हुआ है चंद्रगुप्त के बाद के समय का, क्योंकि चंद्रगुप्त ये बोला जाता है कि एक थ्योरी है कि जब ये श्रावण बेलगोल गए तो जाहिर सी बात है ये अपने जो टेरिटरी है अपने किंगडम के बाहर गए होंगे। तो उस समय जो श्रावण बेलगोल का इलाका था वो किंगडम के बाहर आता था, और ये बिंदुसार के समय ये जो सदर्न एक्सपेंशन हुआ वो हुआ है। और फिर उसके बाद ये, तो इनका ज़्यादा हैपनिंग और वो सब पीरियड नहीं रहा बिंदुसार का। हाँ, या और इसके बारे में सोर्सेज ही कम है। हाँ, मतलब कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन एक ये थ्योरी है, मतलब ज़्यादा तो मिलती नहीं है हिस्टोरियंस के हिसाब से। ये जो थे ये आजीविका रिलीजन के मतलब पेटर्नाइज करते थे ज़्यादा। अच्छा।
और हमने क्रोनोलॉजी की बात नहीं करी, तो जैसे चंद्रगुप्त का असेशन का डेट है लगभग, कुछ सोर्सेज में 324 है और कुछ में 321 है, और 24 साल तक इन्होंने रूल करा था। 25 साल आपका बिंदुसार ने रूल करा है। फिर आता अशोक अशोक द ग्रेट। अशोक द ग्रेट। हाँ। तो अशोक द ग्रेट क्यों पड़ा भाई नाम? कुछ लोग बोलते हैं कि इतनी क्रूरता उन्होंने दिखाई हम्म। कि इसलिए उनका नाम वो पड़ा, इसीलिए जैसे जो सबसे ज़्यादा मार देते हैं उनका नाम ग्रेट पड़ जाता है। जैसे अशोक के बारे में तो दो तरह के सोर्स हैं, एक तो अशोक ने खुद अपने बारे में जो लिखे इंस्क्रिप्शंस वो, और फिर लिटरेरी सोर्सेज आते हैं। और लिटरेरी सोर्सेज में जो बौद्ध ग्रंथ हैं, बौद्ध ग्रंथ के लिए अशोक जो है वो बहुत प्रोमिनेंट है। ऑफ कोर्स। तो दिव्यावदान एक टेक्स्ट है, संस्कृत का टेक्स्ट है, 3rd सेंचुरी सेकेंड सेंचुरी एडी के आसपास लिखा गया, तो लगभग 400 साल 450 साल बाद। उसमें एक पर्टिकुलर बुक है अशोकावदान, और तो उसमें पूरी की पूरी अशोकावदान की पूरी स्टोरी है अशोक के बारे में। फिर श्रीलंकन हिस्ट्री का एक टेक्स्ट है 5th सेंचुरी के पास लिखा गया था, महावंश दीपवंश। ये 2 टेक्स्ट्स हैं, श्रीलंकन हिस्ट्री के बारे में डिस्कस करते हैं, तो इसमें भी अशोक की स्टोरी आती है पूरी की पूरी। जब हम ये पता है, जैसे हमको ये पता है कि भाई जो बौद्ध सोर्स हैं वो कहीं ना कहीं उसके फेवरेबल रहे होंगे, क्योंकि उन्होंने काफ़ी कुछ बौद्ध धर्म के लिए किया, उसके फैलाव में, उसके बढ़ाव करने में। तो हम कैसे ये करते हैं, देखते हैं, हिस्टोरियंस कैसे पता करते हैं कि भाई किसको मानना है, कुछ बिलीवेबल है, कुछ नहीं है? हाँ, तो इसमें अब वही आ गया ना आपके, आपका पर्सनल जजमेंट है कि आपको ये सोर्स, जैसे एक नहीं आता कि चंड अशोक बोलते थे उसे, बहुत ज़्यादा क्रूल था इसलिए चंड अशोक। तो ये सारा का सारा बुद्धिस्ट सोर्सेज में है। और एक आर्ग्यूमेंट हिस्टोरियंस का ये है कि चंद्रगुप्त को ये दिखाने के, अशोक को ये दिखाने के चक्कर में कि जब इसने बौद्ध धर्म अपनाया तो पहले इतना एविल था और अब इतना एकदम मतलब शराफत का पुतला हो गया। तो इतना, खासकर कलिंग वार के बाद का जो बात आती है कि उसके बाद कन्वर्जन हुआ, लेकिन अब ये एस्टेब्लिश्ड थ्योरी है कि अशोका पहले से ही बुद्धिस्ट था, कलिंग वॉर से पहले ही। और दूसरा ये है कि बहुत इसमें ऐसे सोर्सेज हैं, उसमें जाहिर सी बात है कि भाई ये इन्होंने ये अशोक को पूरा का पूरा ग्लोरीफाई कर रहे हैं। जैसे एक स्टोरी आती है अशोक अवदान की, वो स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है, वो आधी इंटरेस्टिंग मेरे को इसलिए लगती है उसमें मेरा नाम आता है। अच्छा। तो उसमें ये बताया गया है वो गौतम बुद्ध के टाइम की है। गौतम बुद्ध के समय गौतम बुद्ध घूम रहे हैं राजगृह में, और राजगृह में घूम रहे हैं और साथ में मतलब भिक्षा लेने के लिए घूम रहे हैं। तो देखते हैं वहाँ गौतम बुद्ध की 2 बच्चे खेल रहे हैं रोड के किनारे, और एक बच्चा देखता है गौतम बुद्ध को, उसका नाम होता है जय। तो ये वो उठता है और जाता है गौतम बुद्ध के पास। अब उसके पास गौतम बुद्ध को देने के लिए कुछ होता नहीं है, तो वो क्या करता है, जो रेत होती है रेत को उठाता है गौतम बुद्ध के कटोरे में डाल देता है। तो गौतम बुद्ध ये देख के कि मतलब कितनी बच्चे कुछ नहीं था लेकिन उसके पास ये देने का भाव है, तो वो अपने जो डिसाइपल है आनंद, उससे कहते हैं कि ये जो लड़का है जय, ये अगले जन्म में एक राजा बनेगा, चक्रवर्ती धर्मराज बनेगा, और ये पाटलिपुत्र नामक नगरी में राज करेगा, और ये मेरे जो स्तूप हैं 84,000 स्तूप बनाएगा ये। तो ये स्टोरी अर्ली लाइफ है अशोक के ऊपर। फिर जो ये जितने ये कब लिखी गई थी? अशोकावदान 2nd सेंचुरी एडी, 2nd सेंचुरी, 450। फिर इसमें यही सेम स्टोरी आती है, अशोक का नाम, रिविजनिज्म इज एट द सेंटर ऑफ इंडियन हिस्ट्री, यू नो, कह सकते हैं आप। फिर जैसे आप ये अप्रोप्रिएशन, फिर उसमें दूसरा जैसे आपका अशोक नाम कैसे पड़ा, उसमें भी आता है कि जो इसमें इंटरेस्टिंगली अशोक की जो माँ है उसमें बताया गया है कि अशोक की माँ, 2 स्टोरीज हैं, एक में सुभद्रांगनी बोला गया है और एक में धम्मा बोला गया है। उसमें धम्मा वाली स्टोरी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। उसमें क्या बताया गया है कि जब अशोक पेट में थे अपनी माँ के, तो उनकी माँ का ये मतलब बहुत वियर्ड सी उन्होंने विश करी, और वियर्ड सी विश ये थी कि वो कहती हैं कि मेरे को सूर्य और चंद्रमा के साथ खेलना है, सितारों को मैं खा जाना चाहती हूँ, और नहीं, सूर्य और चंद्रमा को कुचलना है, सितारों के साथ खेलना है, और मेरे को ये जो फॉरेस्ट्स हैं उनको मैं खा जाना चाहती हूँ। तो भाई राजा जो बिंदुसार थे परेशान हो गई, कैसी मतलब अजीब सी बात कर रही है। तो वो आजीविका एक एसेटिक्स है, उसको बुलाया जाता है। तो वो ये प्रिडिक्ट करता है एसेटिक की जो इनके पेट में जो बालक है वो ये सूर्य और चंद्रमा के साथ को कुचलने का मतलब कि बहुत ही महान राजा बनेगा, अपने दुश्मनों को मार देगा। और फिर जो ये बाद में बोल रही है ना कि ये मैं सितारों को खा जाना चाहती हूँ, तो वो ये कह रही हैं कि सितारों से खेलना, हाँ, सितारों से खेलना, और जो जंगल है उनको खा जाना चाहती हूँ।
तो उसका मतलब ये है जो इनके बाकी बेटे होंगे ना, मैं उन सबको ये जो बेटा होगा वो अपने बाकी भाइयों को मार देगा। हाँ, एक ये थ्योरी भी है कि 100 भाई होते हैं, 99 हाँ, को मार के वो राजा बनता है तो अशोक। ये बुद्धिस्ट सोर्सेज में दोनों तरफ है, दीपवंश में भी है और आपके अशोक अवदान में भी। अशोक अवदान में उनकी माँ का नाम धम्मा की जगह बताया गया सुभद्रांगनी, वो एक ब्राह्मण, चंपा का ब्राह्मण था, उनकी बेटी थी। तो ये एक्सेप्टेड है अक्रॉस द सोर्सेज, अक्रॉस मल्टीपल सोर्सेज, बुद्धिस्ट सोर्सेज, हाँ बुद्धिस्ट सोर्सेज, कि उन्होंने अपने भाइयों को मार के गद्दी पे थे। हाँ, उसमें ये बताया जाता है कि जैसे पहले ही प्रिडिक्ट हो जाता है दोनों में, क्या एक में तो ये इनकी ऐसी विश थी। अशोक अवदान में बताया जब पेट में थी तो वही आजीविका एसेटिक आता है और बोलता है कि ये जो बच्चा है ये बहुत मतलब अपने भाइयों को मार के चक्रवर्ती राजा बनेगा। अब दिक्कत क्या होती है, अशोक जो है वो सबसे बड़े बेटे नहीं है, और हमको ये जो अशोक अवदान से ये पता चलता है कि जो बिंदुसार है उनको पसंद नहीं करते थे। लेकिन तब भी जब ये अशोक थोड़े बड़े हुए तो इनको गवर्नरशिप दी गई उज्जैन की, और फिर कुछ समय बाद तक्षशिला में रिवोल्ट होता है और रिवोल्ट में ये भेजते हैं अशोक को, अशोक क्वेल करके रिवोल्ट वापस आ जाते हैं उज्जैन में। और उसी समय इन पे अशोक पे मतलब कुछ समय बाद एक खबर आती है पाटलिपुत्र से कि बिंदुसार पड़ गए बीमार। अब बिंदुसार बीमार पड़ने अशोक के लिए बहुत ही ज़्यादा बुरी खबर है, इसलिए क्योंकि बिंदुसार राजा बनाने चाहते हैं अशोक के बड़े भाई को, जिसका नाम है सुसीम। अब सुसीम जो है वो अशोक को इसलिए पसंद नहीं करता कि अशोक टैलेंटेड है भाई, तक्षशिला का रिवोल्ट क्वेल कर दिया, तो एक अंदर से सुसीम को है कि भाई मैं राजा बनूंगा तो ये अशोक चाहेगा कि मैं राजा बनूं, तो एक डेंजर रहेगा। तो अशोक को लगता है कि ये जैसे ही राजा बनेगा ये सबसे पहले मेरे को मारेगा, तो एक ये है। और दूसरा क्या होता है, उसी टाइम पे बिंदुसार का एक मिनिस्टर है जिसका नाम है राधागुप्त, वो भी सुसीम को पसंद नहीं है। उसका कारण ये था कि राधागुप्त की एक बार बेइज्जती कर दी थी सुसीम ने, तो अपनी ग्राइप लेके चल रहा है। तो राधागुप्त को पता है कि ये सुसीम राजा बनेगा तो सबसे पहले मेरे को भी लात मारेगा, तो ये राधागुप्त और अशोक कहते हैं हाथ मिला लेते हैं, और उसी समय स्टोरी के हिसाब से तक्षशिला में फिर से रिवोल्ट हो जाता है। और इस टाइम बिंदुसार कहते हैं फिर से कि अशोक को भेजने दो, तो राधागुप्त उन्हें कन्विंस करते हैं कि भाई देखो आप सुसीम को भेजो। और एक रैशनल आर्गुमेंट ये है कि कन्विंस करना बड़ा आसान रहा होगा कि भाई आप दोनों बार अशोक को भेज रहे हो तो जनता में तो आ जाएगा कि भाई अशोक टैलेंटेड है, तो सुसीम को क्यों राजा बना रहे हो, तो आप सुसीम को भेजो कि सुसीम को भी अपनी वर्थ प्रूव करने दो। तो सुसीम जाते हैं, तब तक अशोक पहुंच जाते हैं पाटलिपुत्र, वो कब्जा कर लेते हैं और बाद में फिर मार देते हैं अपने भाइयों को, सुसीम को भी। और एक भाई बचता है जिसका नाम है टिस्सा, और बाद में बौद्ध संत बन जाता है। ये स्टोरी बहुत सिमिलर है एक और राजा से, किससे? औरंगजेब का तो हमको पता है, करा है उसने बंदे ने। हाँ, लेकिन स्टोरी कितनी सिमिलर है, और जगह भी सिमिलर है। गवर्नरशिप जहाँ पे है, जहाँ पे रिवोल्ट हो रहा है उसको भेजा जाता है, और जो पिता हैं वो अपने बड़े बेटे को बनाना चाहते हैं, उसी तरीके से वहाँ पे भी यही है। औरंगज़ेब के साथ दारा शिकोह को बनाना चाहते हैं, और वो किस तरीके से सभी भाइयों को धोखा देता है और गद्दी पे बैठता है। और एक और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो बात की जाती है कि अशोक की वजह से जो डाउनफॉल है वो शुरू हुआ मौर्यन एम्पायर का, और यही बात औरंगज़ेब के बारे में भी, मुग़ल साम्राज्य के बारे में भी बोली जाती है कि वो सबसे बड़े कारण थे कि जो मुग़ल साम्राज्य का पतन है वो उनकी वजह से शुरू हुआ। जिस तरीके से उन्होंने इतनी लड़ाइयाँ शुरू की, सदर्न एक्सपेंशन जो वहीं पे रहे वो पिछले मतलब अपने आखिरी के 30 साल, तो ये सब बातें, इतनी सिमिलरिटी है इन दोनों के बीच में। जैसे जो पहला पॉइंट है आपका, तो मेरे को वही लगता है कि जैसे पूरा का पूरा तो फिक्शनलाइज नहीं करा होगा ये श्रीलंकन और दिव्य अवदान ने, तो कुछ ना कुछ एलिमेंट तो रहा होगा, भले 100 भाई नहीं तो 3-4 तो होंगे, 3-4 तो रहे होंगे, तो वो तो है उसमें सिस्टम। जैसे कुछ हिस्टोरियंस ये बोलते हैं कि अशोक जो है अपनी इंस्क्रिप्शंस में लिखता है भाइयों के बारे में, भाइयों का नाम नहीं लिखता, भाइयों और अपने उसका, तो उनका ये कहना है कि भाई ये भाइयों को लिख रहा है, प्लूरल इस्तेमाल करा गया है, तो मतलब एक से ज़्यादा बच गए होंगे भाई। तो लेकिन वो ज़्यादा सीरियस नहीं लेते। लेकिन ओवरऑल तो है कि भाई थोड़ा ब्लडी वो एपिसोड तो था, और ब्लडी एपिसोड उनके एक तरफ से सब हिस्टोरियंस ये एग्री करते हैं कि अशोक। नॉन बुद्धिस्ट सोर्स क्या कहते हैं? नॉन बुद्धिस्ट सोर्सेस इस बारे में बहुत कम मतलब कहते ही नहीं है कुछ।
जो कहते होंगे उनको हटा दिया होगा शायद। उसमें ये भी है कि जैसे पुराण तो ज़्यादा कुछ डिस्कस ही नहीं करते, वो बेसिक उनका वो है, क्रोनोलॉजी बताते हैं, उसके बाद बताते हैं कौन कौन आया, तो ज़्यादा डिटेल तो है नहीं, और ठीक। जैन सोर्सेज में भी इतनी नहीं आती। तो ये कलिंग वार वाला भी, अच्छा ये बताइए कलिंग वॉर पे ही, मतलब कलिंग पे जो हमला करने का कारण क्या था अशोक का, कि इतनी बुरी तरीके से उस पे हमला करना, कुचलना, और इतना मतलब हत्या का जो नंगा नाच है वो वहाँ पे हुआ, हाँ, ब्लडीएस्ट बैटल आई थिंक। ये ब्लडीएस्ट बैटल तो अब बाकी कोई सोर्सेज थे, अशोक खुद कह रहे हैं कि हाँ। मैंने 1000 लोग इस लड़ाई में मर गए और 1.5 लाख के करीब मतलब डिस्प्लेस हुए हैं। और इंटरेस्टिंगली जो ये कह रहे हैं वो अशोक का एडिक्ट नंबर 13 है मेजर रॉक एडिक्ट में। अशोक के एडिक्ट्स आपको कलिंग की जो टेरिटरी है उड़ीसा की, वहाँ पे भी मिलते हैं, धौली और जौगढ़ में। लेकिन जो ये पर्टिकुलर एडिक्ट है वो धौली और जौगढ़ में है नहीं, जिसमें वो कलिंग की वो लड़ाई के बारे में बात कर रहे हैं कि मेरे को बहुत दुख हुआ, इतने सारे लोग मर गए। ये कहाँ पे है? ये बाकी जगह पे मिलता है, अच्छा, वहाँ लेकिन पे नहीं। धौली और जौगढ़ में नहीं है। उसकी जगह 2 एडिक्ट्स उन्होंने अलग से लगा रखे हैं, लेकिन ये 11वां 12वां 13वां एडिक्ट जो है वो धौली और जौगढ़ में है ही नहीं। तो उसमें वो कह सकता है कि भाई आपको जब रिमोर्स एक्सप्रेस करना है तो आपको जहाँ पे आपने करा है हत्याकांड वो पूरा वहाँ पे करो, तो वहाँ पे तो हमको मिलता नहीं है। और ब्लडी बैटल का वो है, जैसे एक इंटरेस्टिंग वो आता है, जिसमें इस पे बात पे वो थोड़ा एक वीडियो बनाने वाला हूँ। तो उसमें क्या है कि शिशुपालगढ़ एक जगह है भुवनेश्वर के पास में ही है। वो हमको देखने को मिलता है कि जो उसका डिज़ाइन है ना, वो कौटिल्य का जो एक प्लान है कि ऐसे फोर्ट्स होने चाहिए, उससे एकदम एग्जैक्ट मिलता है। अच्छा। उसमें थोड़े बहुत चेंजेस हैं, जैसे कौटिल्य के हिसाब से 8 गेट होने चाहिए, तो उसमें 8 गेट नहीं है, लेकिन ओवरऑल प्लान जो है बहुत ज़्यादा सिमिलर है। तो एक थ्योरी है कि जब कलिंग की लड़ाई हो गई, फिर जब मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन आया, तो ये शिशुपालगढ़ जो है ना, ये उन्होंने फिर वो बनाया था फोर्ट। और बहुत ज़्यादा मतलब एक सबसे एलोबरेटली प्लान्ड फोर्ट्स एंशिएंट इंडिया का वो हमको देखने को मिलता है। लेकिन कलिंग पे जैसे युद्ध किया तो उसका वो क्यों किया, उनका क्या स्ट्रेटेजिक रीजन थे? स्ट्रेटेजिक रीज़न तो एक तो हमको ये देखने को मिलता है कि जो कलिंग के पास में ही ताम्रलिप्ति एक पोर्ट है, आज का बंगाल कलकत्ता के पास में ही लगभग, ताम्रलिप्ति। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट था मौर्यंस के लिए, वहाँ पे हमको एक्सकवेशंस में ही बहुत मिली है। तो एक तो उनको डर ये था कि भाई ये जो है कलिंग वाले कभी भी चाहें तो हमको अटैक कर सकते हैं ये ताम्रलिप्ति पोर्ट पे। दूसरा एक जो हल्का सा रेफरेंस आता है, वो तारनाथ एक तिब्बतन मॉन्क थे, उन्होंने लिखा है 17वीं सेंचुरी में टेक्स्ट। तो वो जिक्र करते हैं कि एक लोग रहते हैं, कलिंग का नाम नहीं लेते, और वो क्या करते थे, वो जो शिप्स जाते थे उस पे वो मतलब पायरेसी करते थे। तो इसका मतलब ये हुआ, तो ये इंटरप्रिटेशंस है स्कॉलर्स की, कि ये बात हो रही है कि जैसे जो ताम्रलिप्ति से आपके जो शिप्स हैं वो इस टाइम पे साउथ इंडिया से उनका था ट्रेड। साउथ इंडिया से बेसिकली जो वैल्यूबल आइटम्स थे, जैसे कलिंग ये कौटिल्य मेंशन करते हैं कि जो पांड्या कंट्री है वहाँ से पर्ल्स आते थे। और उस समय के शिप्स जो थे वो इतने, आप कह सकते हो कि इतने ज़्यादा वेल डेवलप्ड नहीं थे कि बीच समुद्र में मतलब चल सकें। तो वो जो किनारा है उसको पकड़ के चलते थे। तो कह सकते हैं कि जो कलिंग वाले थे, जो ये शिप्स आते थे मौर्यंस, इन पे हमला करते होंगे। और एक दूसरा ये आप कह सकते हो कि जो सदर्न इंडिया का जो मतलब लैंड रूट है वो कलिंग के थ्रू जाता था। तो ये जो ट्रेड सिक्योर करने का रीज़न और ताम्रलिप्ति सिक्योर करने का रीज़न था। और वो बहुत पास है पाटलिपुत्र हाँ, के, अब ज़्यादा हाँ, दूर नहीं है, पटना और उड़ीसा में ज़्यादा अंतर नहीं है। तो एक वो भी था। और दूसरा एक ये भी रहता है ना कि बाकी सारा इलाका जो है आपके पूर्वज करके चले गए, एक ये बच रखा है। तो एक अशोक को अपनी भी वर्थ प्रूव करने के लिए कलिंग का वो आया। फिर बदला भी लिया कलिंग वालों ने। हाँ, लेकिन इंटरेस्टिंगली वो जब खारवेल लिखते हैं इंस्क्रिप्शन, तो उसमें वो अशोक का नाम ही नहीं लिखते, वो नंद राजा के बारे में कुछ बोलते हैं। अच्छा। तो क्या पता भाई अशोक के टाइम पे वो कलिंगों के लिए नंद वाले ही थे, क्योंकि एक थ्योरी ये है ना कि बिंदुसार या अशोक के स्टार्टिंग में ये कलिंग का जो रीजन है उससे पहले चंद्रगुप्त के टाइम पे क्या पता, जैसे नंदों ने ये कॉन्कर कर रखा था, एक ये थ्योरी है। और जब ये बिंदुसार या चंद्रगुप्त के टाइम पे जब इन्होंने नंद को रिप्लेस करा, उस टाइम पे कलिंग वाले फिर से इंडिपेंडेंट हो गए। अच्छा। तो एक थ्योरी ये है कि भाई जो जब कल ये खारवेल आए, खारवेल लगभग 200 300 200 साल बाद आए,
तो उनके दिमाग में जो मौर्यन ऑक्यूपेशन था वो नंदा ऑक्यूपेशन जैसा ही था, तो इसीलिए नंद राजा बोल रखा है उन्होंने। और ये जो बुद्धिज़्म के साथ जो इनका रिलेशनशिप है, वो उसको कैसे देखते हो आप? बुद्धिज़्म जैसे एक फेमस वो है कि कलिंग वॉर के बाद हुआ, वो तो नहीं था, क्योंकि जैसे हमको जो एडिक्ट्स हैं अशोक के, उसमें माइनर एडिक्ट्स करके आते हैं। तो ये जयपुर के पास ही एक जगह है बैरत, तो वहाँ का एक एडिक्ट है, भाभरा एडिक्ट बोलते हैं, उसमें एक पार्ट है माइनर एडिक्ट का। तो उसमें वो क्लियरली कहता है कि 1 साल पहले मतलब 2.5 साल से मैं ज़्यादा मतलब इतने अच्छे से ध्यान नहीं दे रहा था, अपनी ले वर्शिपर था, लेकिन 1 साल से 1.5 साल से कुछ ज़्यादा हुआ है, तब से मैं संघ के बहुत पास आ गया हूँ। और वो एक जगह पे वो जो जितने जो मॉन्क्स और नन्स हैं उनको कह रहे हैं कि जो संघ भेद करेगा ना, जो भी मॉन्क भिक्षु या भिक्षुणी, उनको आपको बाहर निकाल देना चाहिए। एक जगह बता रहे हैं कि टेक्स्ट कौन कौन से आपको पढ़ने चाहिए, और इन सब में वो बात नहीं करते कलिंग वॉर की। तब तक नहीं हुआ है कलिंग वॉर? नहीं, कलिंग वॉर तो जैसे अशोक की इंस्क्रिप्शन जो 13th इंस्क्रिप्शन है उसमें बताया गया 8 साल, वो मेंशन करते हैं कि मेरे राज को 8 साल बीत गए हैं, उसके बाद एक लड़ाई लड़ी गई कलिंग की। ठीक। तो मतलब 9वें साल में हुआ था लड़ाई। और ये जो एडिक्ट्स हैं ये बाद के लिखे गए हैं। अच्छा। लेकिन बाद के लिखे गए हैं तो अशोक जब भाई कलिंग, आपने कलिंग के बाद बुद्धिज़्म अपनाया, तो आप जाहिर सी बात है आप बताओगे कि मैंने इसलिए कलिंग के बाद मेरे बहुत ज़्यादा वो दुख हुआ मेरे को, इसलिए मैं बौद्ध बन गया। तो ये सोर्स क्या है इसका, कि जो ये थ्योरी आई है कि बुद्धिस्ट बनने की, कि ये कलिंग वॉर के बाद बना, ये किसने दी थ्योरी? जैसे विंसेंट स्मिथ है, वो अपने मतलब जो किताब लिखी है उन्होंने एंशिएंट इंडिया पे, उस पर वो मेंशन करते हैं ये। लेकिन बात के इंटरेस्टिंगली रोमिला थापर जो है वो ये मानते हैं कि ग्रेजुअल कन्वर्जन हुआ था। अच्छा। हाँ, तो रोमिला थापर का आर्गुमेंट ये है कि ग्रेजुअल कन्वर्जन हमको देखने को मिलता है, सडन एब्रप्ट कन्वर्जन नहीं है। और दूसरा, जैसे आप जो श्रीलंकन टेक्स्ट हैं, श्रीलंकन टेक्स्ट में दिव्य अवदान में लिख रखा है, अशोक अवदान जो है उसमें लिख रखा है कि अशोक बौद्ध कैसे बने। उन्होंने एक भिक्षु था, बौद्ध भिक्षु था, उसको मिरेकल परफॉर्म करते हुए देखा और बहुत इंप्रेस हो गए और बन गए वो भिक्षु। महावंश में लिख रखा है कि एक बौद्ध भिक्षु था निग्रोध, उसने अशोक को बौद्ध बनाया। और दोनों में कहीं कलिंग वॉर का जिक्र नहीं आता। तो ये रोमिला थापर के ने ज़्यादा पॉपुलराइज करी है ये थ्योरी? नहीं, वो तो मॉडर्न टाइम डिसअप्रूव करती हैं वो, तो कि नहीं हुआ था, नहीं, कि ग्रेजुअल कन्वर्जन था, सडन कलिंग वॉर के बाद सडन कन्वर्जन नहीं था। उनकी किताब है अशोक एंड द डिक्लाइन ऑफ द मॉडर्न एम्पायर, उसमें वो डिसअप्रूव करती हैं। और वो डिक्लाइन जो है एम्पायर का, वो किसके ऊपर आरोप है जैसे उसमें उनके हिसाब से? जैसे ये वाला जो थ्योरी है कि अशोक बहुत पैसिफिस्ट हो गए थे, उन्होंने लड़ाई लड़ाई छोड़ दी थी, तो ये तो उनके हिसाब से ऐसा नहीं था। ग्रेजुअल प्रोसेस था डिक्लाइन का भी, अशोक मेन कारण नहीं था। क्योंकि जैसे जो हिस्टोरियंस हैं उन्होंने क्या करा है कि ये वाला जो है कि अशोक बहुत पैसिफिस्ट हो गए थे, तो अशोक के इंस्क्रिप्शन में एक जगह आता है कि धम्म घोष, अब भेरी घोष की जगह धम्म घोष हो रहा है। भेरी नगाड़ों को कहते थे, वॉर ड्रम्स को। तो पहले वॉर ड्रम्स का साउंड होता था, अब हो रहा है साउंड ऑफ धम्म। तो उसकी तरह से इंटरप्रेट करते हैं कि भाई, और बाकी एडिक्ट्स में भी ऐसा आता है कि भाई अशोक बहुत पीसफुल हो गए। धम्मा इज बेसिकली प्राकृत ऑफ धर्म। उस पर भी डिबेट है। जैसे अर्ली हिस्टोरियंस जो थे उनका ये कहना था, वो धर्म को इक्वेट करते हैं बुद्धिज़्म से। रोमिला थापर इंटरेस्टिंगली कहती है जो धर्म है वो बुद्धिज़्म नहीं है, और एक मोरल ऑर्डर की तलाश है अशोक को। उसका कारण ये है कि अशोक की जो टेरिटरी है बहुत ज़्यादा बड़ी है, उसमें डिफरेंट कल्चर्स हैं, और डिफरेंट कल्चर्स हैं तो डिफरेंट कल्चर्स के लोगों को यूनाइट करने के लिए एक मोरल ऑर्डर चाहिए। और उस मोरल ऑर्डर को मतलब उस यूनिटी के लिए एक फ़िलॉसफी आई है, धम्म की फ़िलॉसफी अशोक ने ईजाद करी है। तो उसमें क्या है कि बुद्धिज़्म से कुछ चीज़ें ली गई हैं, लेकिन वो क्लियरली मेंशन करते हैं अपनी एडिक्ट में कि श्रावणों और ब्राह्मणों का आदर होना चाहिए अपने उसमें। मतलब बेसिक मोरल जो बातें हैं कि अपने बड़ों का सत्कार करो। कुछ जगह पे उन्होंने जैसे लिख रखा है कि पशु बलि पे उन्होंने मना कर रखा है, प्रोहिबिट करा है। तो उसमें कुछ जैसे एक आर्ग्यूमेंट ये लेते हैं कि पशु बलि को मना कर रहे हैं जो कि बेसिकली जो वैदिक रिलीजन है उस पर टारगेट है, ये इंटरप्रिटेशन है। तो ये है, लेकिन ग्रेजुअल डिक्लाइन की बात करी गई है। और एक जगह पे ये आता है थ्योरी कि अशोक के बाद जो एम्पायर था वो 2 हिस्सों में बट गया था, ये भी है।
अच्छा, इनके बाद एक संप्रति करके जो आते हैं, हम्म इनके अशोक के जो बेटे हैं, हम्म उनके बारे में ही एक थ्योरी ये बोली जाती है कि वो भी इतने ही कॉम्पिटेंट थे जितने इनके परदादा थे, दादा थे, जो पहले तीन है ना, हम्म। बिंदुसार, चंद्रगुप्त, अशोक, तो उतने ही कॉम्पिटेंट थे। ये कितनी सही है, या ऐसा कुछ हमको सोर्सेज मिलते हैं उनके गवर्नेंस के बारे में, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में? जैसे जो संप्रति हैं, जैसे अशोक बौद्ध धर्म के लिए जो थे, वैसे ही संप्रति हैं जैन धर्म के लिए। उसमें बताया गया है कि 1.5 लाख स्तूप बनाए, स्तूप कह रहा हूँ, 1.5 लाख जैन मंदिर अशोक ये संप्रति ने बनाए थे। और हमको बताया गया है कि संप्रति की उस टाइम पे 2 कैपिटल्स थी, उज्जैन और पाटलिपुत्र। लेकिन अब वही बात आती है कि इसमें कितनी सच्चाई है, क्योंकि बाकी सोर्सेज नहीं है हमारे पास और इंस्क्रिप्शंस भी नहीं है, संप्रति की कोई इंस्क्रिप्शन नहीं मिलती हमको। तो वेरीफाई करना कि उनकी टेरिटरी कहाँ पे थी, जैन सोर्सेज में हम कितना रिलाई कर सकते हैं, ये क्वेश्चन आ जाता है। अशोक का इतना इम्पोर्टेंस जो है भारत के इतिहास में, उसके ट्रेडिशन में इतना क्यों है? देखिए, बौद्ध धर्म के लिए तो अशोक बहुत सेंट्रल रोल प्ले करते हैं। लेकिन जैसे बात आती है कि जब अंग्रेज जितने भी स्कॉलर्स थे, इन्होंने 18th सेंचुरी में जब पढ़ना शुरू करा, तो अशोक इतने पॉपुलर नहीं थे इंडियन कल्चर में। और जब ये डिसाइफर करते हैं जेम्स प्रिंसेप 1831 में, जो ब्राह्मी स्क्रिप्ट है, और इंटरेस्टिंगली जो इंस्क्रिप्शन थी, जो मेन पिलर एडिक्ट था, वो यहाँ का था, फिरोशा कोटला का। अच्छा। हाँ, फिरोशा कोटला का एडिक्ट था, और उस समय जो ये एडिक्ट था उसको कहते थे भीम की लठ, हम्म। भीम की लाठी। और ये भीम की लाठी का कॉन्सेप्ट जो ये कौशाम्बी में, आज का इलाहाबाद है, प्रयागराज, वहाँ पे जो एडिक्ट है उसको कहते थे भीम की गदा। अच्छा। हाँ, तो बड़ा वो इंटरेस्ट। तो ये जो भीम की लठ, उसमें पर्शियन फिरोशा कोटला ने यहाँ पे लाया था। तो जब उसने ये जेम्स प्रिंसेप ने डिसाइफर करा, तो उसमें मतलब जो इंस्क्रिप्शन शुरू होती है, वो शुरू होती है देवनाम पियदसी लाजा एवं आहा। तो ये देवानाम पियदासी कौन है? देवनाम पिय मतलब संस्कृत का हो गया देवानाम प्रिय, देवों का जो प्रिय है। पियदसी मतलब प्रियदर्शिन, प्रियदर्शन मतलब देखने में जो प्रिय हो। लाजा को जो प्राकृत में राजा, लाजा हो गया। और प्रियदर्शी, प्रियदर्शन, हाँ, मेरे को लगता है नेहरू ने भी अपनी बेटी का नाम शायद उसी के नाम पे रखा होगा। हाँ, नेहरू जी तो बहुत क्योंकि वो इंस्पायर थे। काफ़ी इंस्पायर्ड थे। हाँ, अशोका से। तो एवं आह मतलब कहता, देवनाम प्रिय प्रियदर्शन राजा कहता है, तो ऐसे शुरू होती है। अब उनको दिक्कत थी ये प्रिंसेप को, देवनाम प्रिय प्रियदासी कौन है। और उनके हिसाब से स्टार्टिंग की उनकी थ्योरी ये थी कि ये देवनाम प्रिय कोई, क्योंकि रिलेशन बुद्धिज़्म से था बुद्धिस्ट सोर्सेज में, कि ये अशोक नहीं होगा कोई, अशोक तो वो जानते भी नहीं थे पहली बात। तो उनको लगता था कि ये कोई श्रीलंकन राजा के बारे में है, उसने बौद्ध धर्म को सपोर्ट करता था, उसने यहाँ पे इंस्क्रिप्शंस लिखवाई होंगी। तो फिर बाद में जब ये महावंश ट्रांसलेट होनी शुरू हुई उसी साल, तब उसमें आता है प्रियदर्शी इस्तेमाल करा गया है, प्रियदर्शन अशोक के लिए। और फिर ये कंफर्म कब होता है? 1913 के टाइम पे कर्नाटक में एक जगह है मस्की, वहाँ पे हमको इस्तेमाल होती है, उसमें इंस्क्रिप्शन में मेंशन हो रखा है प्रियदर्शन अशोक। तो उससे कंफर्म हो गया कि भाई ये जो प्रियदर्शन है वो अशोक है। ठीक है। इंडिया आफ्टर अशोका, उसके बाद कौन आता है? स्मृति की बात की हमने, उसके बाद कौन है? जैसे उनके बारे में कितना पता है हमको? बहुत कम पता है, मतलब हमको आप तो मतलब डिक्लाइन शुरू होता गया, उसके बाद फिर इट्स नॉट दैट इफेक्टिव एन एम्पायर एनी मोर, या फिर कोई इन्वेजन्स होते हैं, या कोई और नई एम्पायर उभर के आता है भारत का? उस समय ग्रीक इन्वेजन तो होने शुरू हो गया था, 180 के आसपास ग्रीक इन्वेजन शुरू हो गया था। और अशोक के बाद जो है, हमको एक करेक्ट क्रोनोलॉजी तो पता नहीं है। एक जो राजा है अशोक के बाद जो आया था, उसका नाम है दशरथ, और उसकी एक वो स्पेशल इसलिए है कि वो अपनी एक इंस्क्रिप्शन वो छोड़ के चले गए हैं। उसमें वो कहीं नहीं कहते कि मैं मौर्य हूँ, लेकिन वो टाइटल इस्तेमाल करते हैं देवनाम प्रिय। तो और दूसरा जो ब्रह्मी है, जो स्कॉलर्स ने जो एनालाइज करा, तो जो ब्रह्मी का स्टाइल है वो अशोक के इंस्क्रिप्शन से बहुत सिमिलर है। अच्छा। तो इसका मतलब उनका आर्गुमेंट ये है कि ज़्यादा टाइम पास नहीं हुआ होगा। और पुराणिक सोर्सेस में दशरथ
लिस्ट में आता है मौर्यन साम्राज्य के, मतलब जो मौर्यन रूलर्स थे। तो उनका ये कहना है कि भाई तो एक थ्योरी है। और फिर दशरथ के साथ एक राजा इस्तेमाल आते हैं कुणाल करके। अब कुणाल इंटरेस्टिंगली जो बुद्धिस्ट सोर्सेज हैं उसमें स्पेशल मेंशन है, और राजतरंगिणी में भी बहुत मेंशन है। राजतरंगिणी में अशोक भी मेंशन है। अशोक को स्पेशली बोला गया है कि श्रीनगरी उन्होंने फाउंड करी। और जैसे मैंने बात करना भूल गया कि अशोक का स्पेशली मेंशन जो आता है वो आईन अकबरी में भी आता है। अच्छा। हाँ, और आईन अकबरी में वो बेसिकली राजतरंगिणी की उठा रहे हैं। जब अबुल फजल लिख रहा है तो राजतरंगिणी एज ए सोर्स इस्तेमाल कर रहा है, तो राजतरंगिणी में मेंशन है। और राजतरंगिणी में अशोक के बारे में लिख रखा है कि वो फॉलोअर हैं जीन रिलीजन के। हाँ, अब लेकिन पता है दिक्कत क्या है इसमें कि 12th सेंचुरी में ये लिखी गई थी राजतरंगिणी, और उसी समय क्या है हमको एक इंस्क्रिप्शन मिलती है यहाँ पे आपके सारनाथ में गोविंद चंद्र की, गाढ़वाल राजा था एक। तो वो गोविंद चंद जो है वो अपनी इंस्क्रिप्शन में बौद्ध को कहते हैं जीन थे। अच्छा, तो इसीलिए मतलब हमको यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि जैन धर्म की बात हो रही है। लेकिन जब ये अबुल फजल लिखते हैं तो अबुल फजल कहते हैं कि अशोक ने ब्राह्मणिकल रिलीजन को हटा के ये जैन धर्म लाया था। अब लेकिन जो ब्राह्मणिकल टर्म है ना, इसमें मैं क्लैरिफाई नहीं है कि अबुल फजल ने ये यूज़ करी थी नहीं, क्योंकि जो मैं क्या मतलब मेरे को ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट मेरे को नहीं दिख पाई, मैंने खोजने की कोशिश करी। ये ब्राह्मणिकल टर्म जो इस्तेमाल करी गई है वो एक एच.एस. जैरेट थे, उन्होंने 1890s में आईन अकबरी ट्रांसलेट करी थी। तो उन्होंने ब्राह्मणिकल टर्म इस्तेमाल करी गई। अब अबुल फजल ने क्या लिखा था वो हमको पता नहीं है, तो मैं श्योर नहीं हूँ कि ब्राह्मणिकल टर्म इस्तेमाल हुई थी। तो कुणाल को उन्होंने बोला गया है, मतलब कुणाल बोलते हैं कि अशोक के बाद राजतरंगिणी में बोला गया अशोक के बाद कुणाल है। तो एक ये थ्योरी है कि उस टाइम पे एम्पायर दो हिस्सों में बट गया। जो वेस्टर्न हाफ था वो कुणाल के पास चला गया। कुणाल अशोक के बेटे थे। ये दशरथ जो थे वो अशोक के आपके पोते थे। फिर उसके बाद तो बहुत ज़्यादा थ्योरी आ जाती है, जैसे दशरथ के बाद संप्रति के बाद फिर कन्फ्यूजन शुरू हो जाता है। कोई हिस्टोरियन से एग्री नहीं करता क्या है, मतलब उसके बाद कौन आया। लेकिन ये पता है कि लास्ट जो मौर्यन एम्परर थे, और जितनी भी पुराण लिखी गई है, मार्कंडेय पुराण, वायु पुराण, ब्रह्मांड पुराण, सब में ये क्लियर है कि जो लास्ट मौर्यन एम्परर था बृहद्रथ है। और सारे पुराण इस चीज़ में भी क्लियर हैं कि मौर्यों ने 137 साल राज करा था इस पे। और बृहद्रथ का अंत तो हमको सबको पता है कि पुष्यमित्र शुंग जो है उनको मार देते हैं। वो अगले एपिसोड में बात करेंगे। लेकिन इसमें इतना बड़ा 137 साल तक जो एम्पायर चला, पूरे देश में राज किया, तो इनका लेगेसी क्या था एडमिनिस्ट्रेशन वाइज? क्योंकि चाणक्य नीति की बात होती है, तो क्या वो सब जगह फॉलो होती थी या कुछ जगह फॉलो होती थी, या कम से कम इस मौर्यन एम्पायर में ही कोई उसको लागू किया गया था? कितनी प्रिस्क्रिप्टिव थी, कितनी डिस्क्रिप्टिव थी, उसके बारे में हमको क्या सोर्सेज मिलते हैं? जैसे जो अर्ली हिस्टोरियंस थे, जैसे कौटिल्य की अर्थशास्त्र जो है वो 1919 में तो हमको मतलब पहली बार रीडिस्कवरी हुई उसकी। तो जब ट्रांसलेशन आने लग गया, तो जब हिस्टोरियंस ने, उनको पता था कि भाई कौटिल्य का कनेक्शन है चंद्रगुप्त से, वो तो बहुत पहले से पता था। तो कौटिल्य को एज ए सोर्स फॉर मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन वो इस्तेमाल करा अर्ली हिस्टोरियंस ने। बाद में जो हिस्टोरियंस आए तो उनका ये आर्ग्यूमेंट है कि भाई आप कौटिल्य को एज ए गाइड फॉर मौर्यन एम्पायर यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि मौर्य जो कौटिल्य अपने इंस्क्रिप्शन, मतलब जो अपनी बुक है उसमें खुद लिखते हैं कि ये जो मेरी ट्रीटीज़ है, ये मेरा वर्क है, ये है विजिगीषु के लिए। विजिगीषु टर्म इस्तेमाल करी गई है, मतलब वुड बी कॉन्करर, जो आगे वाला कॉन्करर होगा। तो कौटिल्य इसमें एक तरह से आप कहते हैं गाइड बुक है कि कैसे एक जो एम्पायर है रन करना चाहिए, और कितना वो मौर्यन पीरियड में मतलब उन्होंने फॉलो करा वो कहना पाना मुश्किल है। और दूसरा एक आर्ग्यूमेंट ये भी है कि जिस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन बताई गई है उसमें वो बहुत ज़्यादा रिसोर्स इंटेंसिव है। उस टाइम पे उतना रिसोर्स था कि नहीं, ये कह पाना बहुत मुश्किल है। अच्छा, ये बताइए कि एक थ्योरी ये भी आती है कि जो चंद्रगुप्त और जो चाणक्य का जो नीति है और जो उनका एडमिनिस्ट्रेशन का स्टाइल है, वो अशोक के स्टाइल से, एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नेंस से काफ़ी उसमें अंतर है। क्योंकि जो रूल ऑफ लॉ है वो ये बोला जाता है कि चाणक्य उसके फेवरेबल थे, उसके फेवर में थे, और जो अशोक हैं वो बहुत सारे रूल्स के बारे में बात करते थे। उन्होंने बहुत मतलब ब्यूरोक्रेटिक स्टाइल था। तो एक कंपैरिजन होता है कि क्योंकि अभी वो वही डिवीज़न चल रहा है
कि सोशलिज्म वर्सेस स्लाइटली फ्रीडम, और इसको नेहरू से इक्वेट किया जाता है कि नेहरू क्योंकि अशोक से इतने इंस्पायर्ड थे इसलिए उन्होंने इस तरीके का टॉप डाउन वो थिंकिंग लेके आया। लेकिन जब शायद चाणक्य को पढ़ते हैं तो उन्होंने भी इतने सारे रूल्स और वो सब बताया है, पूरा सिस्टम, बट ये डिफरेंस बताया जाता है कि वो रूल ऑफ लॉ था और ये मतलब अपने तरीके से रूल पे रूल बनाते रहते थे। देखिए मोर अशोक के बारे में, अशोक की एडमिनिस्ट्रेशन क्या थी, क्यों अशोक वो बेसिकली उसकी उनकी इंस्क्रिप्शन इस्तेमाल कर रहे हैं हम। इंस्क्रिप्शंस में वो ज़्यादा कुछ कहते, मतलब एक बार वो कहते हैं कि मेरे जितने भी ऑल ऑल पीपल आर माई चिल्ड्रन, तो एक पैटर्नल एटीट्यूड तो था। हाँ। लेकिन इंस्क्रिप्शन जो है वो डील नहीं कर रही है इस एडमिनिस्ट्रेशन से एग्जैक्टली। जो अशोक की इंस्क्रिप्शन है उसका जो मतलब मेन अशोक का फोकस है वो है, गैस भी हो सकता है वो सिंपली। हाँ, धम्म के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन और अशोक क्या है उसमें डिस्कस करते हैं धम्म महामात्र, तुमको घूम घूम के ये करना है, लेकिन और बहुत ज़्यादा डिटेल तो है नहीं। लेकिन आप कौटिल्य को पढ़ोगे ना तो कौटिल्य कुछ मामलों में उनका है कि वो एज ए मतलब स्टेट को Strong होना वो चाहिए। बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए उनके हिसाब से, मतलब जिस हिसाब से उन्होंने लिख रखी हैं चीज़ें कि स्टेट का अपना लैंड है, स्टेट अपना लैंड है, वहाँ पे लोग उसकी फिक्स कर रखी है कि वहाँ पे लोग अगर खेती करेंगे तो उनका कितना होगा, जितनी भी माइंस हैं वो सारी की सारी स्टेट ओन करेगा, प्राइवेट नहीं कर सकता। तो ये इसमें तो ये तो सोशलिज्म है, तो उस हिसाब से जैसे जो मॉडर्न कहीं ना कहीं फिर से मेरे ख्याल से रेट्रोफिटिंग करने की कोशिश की जाती है, अपने हीरोज ढूंढे जाते हैं हिस्ट्री में जाके कि चलो ये नेहरू जैसा लग रहा है इसको, क्योंकि नेहरू ने उसको काफ़ी पैटर्नाइज किया, अशोक चक्र को इतना नेशनल एम्बलम बनाया। तो वो एक तरीके से उसको ये देखा जाता है कि शायद चाणक्य को रेट्रोफिट किया जाता है कि हाँ ये नहीं है, अब चेंज हो रहा है ना, थोड़ा फ्रीडम है, कैपिटलिज्म है, तो उससे कहीं ना कहीं इक्वेट हम कर सकते हैं रूल ऑफ लॉ को जस्टिफाई करके। तो एक पीछे जाके उसको जस्टिफिकेशन करने का, अप्रोप्रिएशन करने का अपने अपने हीरोज़ का जो ट्रेंड चल ही रहा है पूरे देश में, तो वो शायद एक ये हो सकता है। हाँ, जैसे उसमें अशोक मतलब कुछ मामलों में आप कह सकते हो कौटिल्य को टर्म इस्तेमाल कर सकते हो, पैरानॉइड है। हाँ कि जो स्टेट मशीनरी है वो अच्छे से, जैसे उनका है कि भाई हर जगह पे आपके स्पाइज होने चाहिए, बिल्कुल। तो उस हिसाब से देखा जाए तो भाई उनको जो इंडिविजुअल फ्रीडम, तो उनके लिए इंडिविजुअल फ्रीडम नहीं है, स्टेट जो है वो सुप्रीम है। और उसमें भी जैसे अशोक में 7 हिस्से हैं स्टेट्स के, और उसमें भी वो कहते हैं ट्रेजरी जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, आर्मी भी नहीं। कि राजा के पास अगर कोष है तो आर्मी भी आ जाएगी, कोष नहीं रहेगा तो ना आर्मी रहेगी ना कुछ। तो उस हिसाब से बहुत अशोक मतलब आप कह सकते हो कि एक एक मतलब कौटिल्य जो है एक एक चीज़ उनके लिए ये चीज़ ऐसे होनी चाहिए, ऐसे। आप बेसिक अगर अशोक मतलब कौटिल्य का देखना है किस हिसाब से वो अपने ट्रीटीज लिख रहे हैं, तो जो शेड्यूल बता रखा है किंग का क्या शेड्यूल होना चाहिए, एक एक मिनट उसमें है कि ये करना चाहिए ये करना चाहिए, तो वो उसमें पता लगता है कि भाई ये आदमी जो है टाइम टेबल पहले से ही चल रहा है। हाँ वो बहुत पर्टिकुलर है कि ऐसे ऐसे चीज़ें होनी चाहिए, ज़्यादा फ्रीडम अलाउड नहीं करते करेंगे। आखिरी में ये एक बात कर लेते हैं, क्योंकि ये बात बोली जाती है कि जो मौर्यन टाइम था और जो उनका एम्पायर था, उस टाइम ही इंडियन आर्किटेक्चर का जो जन्म हुआ, तो ये कितनी सच्चाई है और उनको आप किस तरीके से देखते हैं? मतलब क्योंकि कुछ बचा तो अभी नहीं है एक्सेप्ट स्तूपास और वो सब। हाँ, स्तूप अशोक के भी जो स्तूप है उस पर मतलब बाद में लोगों ने और मतलब वो कर रखा है। जैसे सांची का जो है, सांची का बताते हैं जो ओरिजिनल स्तूप था वो अशोक ने बनाया था, उसके बाद आगे के पीरियड में आके उसमें जो आज का जो स्ट्रक्चर है वो अशोक के बाद का बना हुआ है। तो अशोक के समय का तो हमको अशोक के पिलर्स मिल रहे हैं, अशोक के पिलर्स के ऊपर जो कैपिटल्स हैं वो मिल रहे हैं, और तो कोई जैसे एक भाभरा केव है वहाँ पे, तो केव को मैन्युअली कट करा गया है, तो वो सब है। और उसमें एक थ्योरी ये तो सब स्कॉलर मानते हैं कि जो मेजर पैलेसेस वगैरह होते थे उसमें मेजॉरिटी स्ट्रक्चर जो होता था वो होता था वुड का। अच्छा। लेकिन पटना में जब 1912 में एक ऐसा एक्सकवेशन हुआ था बुलंदी बाग जगह में, वहाँ पे मिला है 80 पिलर्ड हॉल करके, 80 पिलर का एक हॉल, और तो उससे पता चलता है कि वो शायद से एक एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर था वो। तो अच्छे से खुदाई नहीं हुई तो ज़्यादा तो नहीं पता, लेकिन एक चीज़ तो है कि हड़प्पा के बाद
अब ये जो मतलब हड़प्पा के बाद एक बहुत बड़ा गैप है, गैप के बाद ये मॉडर्न पीरियड में हमको पहली बार देखने को मिल रहा है कि हमारे पास कंक्रीट स्ट्रक्चर कुछ मिला है। हाँ, मतलब स्टोन का इस्तेमाल हो रहा है। और स्टोन का इस्तेमाल भी कैसे हो रहा है कि एकदम से भाई अशोक के आप जो कैपिटल सारनाथ का कैपिटल देख लीजिए, कितना अच्छी तरह से उन्होंने वो कर रखा है। तो अब हिस्टोरियंस जो थे, जितने भी आर्ट हिस्टोरियंस हैं, वो ये उनको ये एक्सप्लेन करना है कि भाई 1000-1500 साल का जो गैप है, 2000 साल जितना भी आप वो 1000 साल 1500 साल का जो गैप है, उसके बाद एकदम से इतनी फाइन मतलब आर्ट कैसे डेवलप हो गई। तो हमको एवोल्यूशन तो देखने को नहीं मिल रहा। तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए एक थ्योरी तो ये है कि जो अलेक्जेंडर का इन्वेजन हुआ, उसने पर्शियन एम्पायर तबाह कर दिया। तो जितने भी पर्शियन आर्टिजन्स थे वो सारे के सारे आते हैं, सारे माइग्रेट करते हैं अशोक मतलब मौर्यन एम्पायर में। और अच्छा, मौर्यन एम्पायर में आके वो फिर ये स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं। ठीक। उसमें ये आर्ग्यूमेंट देते हैं कि जैसे आप दो चीज़ देखेंगे कि सारनाथ का आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसमें एक पॉलिश है, मॉडर्न पॉलिश कहते हैं उसको। जो ये केव्स हैं बराबर, वो भी बहुत उसमें पॉलिश कर रखा है। फिर इंटरेस्टिंगली ये जो फिरोशा कोटला का जो वो है पिलर है, वो भी चमकता है। आप अभी भी अगर ना जो फिरोशा कोटला के पास से जो जा रही है सड़क, आप आफ्टरनून में अगर जाओगे ना तो वो जो पिलर है अभी भी 2-2.5 साल लगभग हो गए, अभी भी वो चमकता है। पर्शियन सोर्सेस में उसको करा गया मीनार ज़रीन, तो वो अभी भी चमक रहा है। तो जो मौर्यन पॉलिश है वो हमको देखने को मिलती है। मौर्यों ने इस्तेमाल करी, लेकिन मौर्यों के बाद ख़त्म हो गई। और ये मॉडर्न पॉलिश हमको पर्शियन जो स्ट्रक्चर्स हैं उसमें भी देखने को मिलती है। फिर जो पिलर हॉल की मैंने बात करी, ऐसा ही पिलर्ड हॉल आपके ये परसेपोलिस जो इनकी अकेमनिड एम्पायर की राजधानी थी वहाँ पे भी है। तो ये उनका कहना है कि भाई इतने सारा जो आपको मिल रहा है, और एकदम से अशोक के पीरियड में या मॉडर्न पीरियड में हम देख रहे हैं कि भाई इतनी फाइन स्कल्पचर्स बन रहे हैं। तो इसका जाहिर सी मतलब है ये जो है ये बाहर से आए हैं और यहाँ पे इन्होंने आए हैं। फिर जो ये बेसिकली जो आपके जैसे विंसेंट स्मिथ हैं उनकी थ्योरी थी, और फिर जॉन मार्शल जो हैं उन्होंने ये सब कहा था। तो इसके रिस्पॉन्स में जो इंडियन हिस्टोरियंस हैं उस समय के थे, मतलब इनको यही है कि कहीं बाहर से ही लेके आए होंगे, जो मतलब पर्शिया से जो आए हाँ, उन्होंने ही बनाया होगा, इनके पास तो कुछ था नहीं। उसमें वो ये भी कहते हैं ना कि या जैसे कुछ ऐसा है कि भाई पर्शियन आर्ट उसमें दिखती है। हाँ, नहीं, जैसे जैसे ये दो आर्ग्यूमेंट हो गए उनके। और तीसरा आर्ग्यूमेंट वो ये कहते हैं कि जितने भी स्ट्रक्चर्स मिल रहे हैं ना हमको, ये हम देख रहे हैं कि मौर्यन जो रॉयल्टी है उससे एसोसिएटेड है। अशोक के पिलर्स हो गए, अशोक की केव्स हो गई, अशोक की कैपिटल हो गई। कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर नहीं दिख रहा जिससे हम ये कह सकते हैं कि जो आम लोग थे उन्होंने बनाया हो। जैसे बाद के जो आपके बारहूत का स्तूप है, बारहूत के स्तूप में हमको इंस्क्रिप्शंस मिलती हैं कि ये यहाँ के मॉन्क ने बनाई है, यहाँ के भिक्षु ने बनाई है, यहाँ के संघ जो थे लोग, एक गिल्ड थी उसने बनाई है। तो उसका मतलब है कि जो आम लोग हैं वो बना रहे हैं, स्टेट से बाहर। हाँ, नॉन स्टेट एक्टर्स पेटर्नाइज कर रहे हैं। लेकिन ये जो मॉडर्न आर्ट में हमको नहीं दिखता। तो क्या उसका पता हो, तो मतलब लैक ऑफ एविडेंस इज नॉट एन एविडेंस, कि एब्सेंस ऑफ, वो एक कोट है ना हाँ हाँ कि एब्सेंस ऑफ एविडेंस इज नॉट एन एविडेंस ऑफ एब्सेंस। हाँ हाँ, तो जरूरी नहीं है कि वो एविडेंस नहीं है तो इसका मतलब वो है ही नहीं चीज। लेकिन वो आता है ना कि जैसे हिस्टोरियंस तो जो एविडेंस है उसी पे कर सकते हैं, हम गेस वो तो है, वो तो है। तो एक तो ये थ्योरी होगी। तो फिर उसके रिस्पॉन्स में इंडियन हिस्टोरियंस ने कहा कि ऐसा नहीं है, एक लंबा कल्चर चला आ रहा है। और उसमें से इंटरेस्टिंगली एक स्कॉलर थे जॉन अर्विन, नॉन इंडियन स्कॉलर, उन्होंने बेसिक थ्योरी दी। और उनका कहना था कि जब आप ये पिलर्स देखेंगे, मॉडर्न पिलर्स, तो हमको ये देखने को मिलता है कि ये एक समय के बने हुए नहीं है। क्योंकि कुछ पिलर्स, जैसे आपका ये दिल्ली का पिलर है फिरोशा कोटला वाला, वो है पॉलिश्ड। अब आप चले जाए वैशाली में, वैशाली का जो पिलर है वो पॉलिश्ड नहीं है। फिर सारनाथ का जो स्कल्पचर है, जो अब आज का जो सिंबल बन रखा है सत्यमेव जयते जो ऊपर है, लॉ एंड कैपिटल, जो इंडियन स्टेट का सिंबल है, वो है पॉलिश्ड। तो ये एक इम्पोर्टेंस की भी बात हो सकती है ना, रादर देन पीरियड अलग अलग होने के। आप मान लीजिए कि कुछ चीज़ बना रहे हैं आप, दिल्ली में उसको अच्छे से बनाएंगे, पॉलिश वॉलिश करेंगे, या कहीं गांव में या दूर कहीं उसको जो सेकेंडरी टाउन है, टायर 2 टाउन है या टायर 3 टाउन है, उसमें शायद आप उतना मेहनत नहीं करेंगे, जस्ट रेप्लिका बना देंगे उस तरीके से, बट वो उसको इतना मेहनत नहीं करवाएंगे उसके ऊपर। नहीं, लेकिन फिर उस हिसाब से हमको देखना पड़ेगा कि कोई पर्टिकुलर रीजन में पॉलिश्ड मिलने चाहिए।
जैसे आपके मेरठ में पॉलिश, ये जो ओरिजिनल था आपका पिलर, ये मेरठ का था, या फिर हरियाणा में जो टोपरा, ये हरियाणा का था। तो क्योंकि 2 पिलर हैं दिल्ली में, एक है आपका ये फिरोजा कोटला में और एक है आपका ये नॉर्थ कैंपस के पास वहाँ पे। तो पॉलिश्ड कैपिटल यहाँ मिल रहा है। सारनाथ का जो पिलर है वो भी पॉलिश्ड था। तो कोई एक फिक्स लोकेशन नहीं है। दूसरा क्या है, जो स्टाइल भी है ना कैपिटल का, आप वैशाली का कैपिटल देखोगे और दूसरी जगह कैपिटल देखोगे तो काफ़ी अलग सा स्टाइल है। अच्छा। तो एक तो पॉलिश का फ़र्क है, फिर दूसरा क्या है ना कि जो पिलर है, पिलर के अंदर का जो चीज़ है जिस उस पर पिलर रेस करा गया है, उसकी टेक्नोलॉजी भी हल्की सी अलग है। जैसे जो अर्ली जो पिलर्स हैं, जो ये जॉन अर्विन ने जब स्टडी करी तो उन्होंने ये देखा कि कुछ पिलर, जैसे सारे पिलर जो खड़े हैं उनको तो खोद के देख नहीं सकते, लेकिन जो कुछ पिलर जो गिर गए थे बाद में, उनको मतलब हमको रिकवर करा, एक्सकवेशन में निकले, तो उसमें उन्होंने देखा कि जो गिरे हुए पिलर्स हैं ना, उनको सीधे खोद रखा है, मतलब खोदा और सीधे पिलर गाड़ के छोड़ दिया। तो उनका ये कहना है कि ये जो प्रैक्टिस है ये दर्शाती है कि इससे पहले लकड़ी के पिलर होते थे, तो लकड़ी वेट तो ज़्यादा होता नहीं है लकड़ी का, तो सिंपल खोदा, लकड़ी का पिलर डाल दिया और मतलब मिट्टी पाट दी, हो गया काम। अब आप जब पत्थर के साथ ये कर रहे हो, पत्थर का अपना वेट 40-40 टन के ये पिलर होते थे, तो 40 टन का पिलर है और मिट्टी में ऐसे आपने गाड़ रखा है, तो जब बारिश वारिश होगी, मिट्टी हल्की होगी, हल्की हवा चलेगी तो डिसबैलेंस होकर गिरेगा, और इसलिए गिरे हैं वो। ये लेकिन कितने सालों तक या ये दबे हुए मिले हैं? दबे हुए मिले। जैसे रामपुरवा का जो पिलर था, रामपुरवा की कहानी क्या है ना, वैसे मतलब दबे तो बाद में होंगे। हाँ, किसी ने उठा के कोई नहीं लेके जाता था पहले। पिलर 40 टन का कहाँ से उठा लोगे भैया? हाँ, 40 टन का पिलर है, या उसकी कोई वैल्यू नहीं थी उस टाइम पे? नहीं 40 टन का पिलर तो वो उसको उठाना ही बहुत बड़ा काम है आपस में। इसीलिए देखते हैं हम, पिलर जो हैं, जितने भी अशोक के पिलर हैं, वो सारे के सारे गंगा वैली के आसपास हैं। कि नदियों से ट्रांसपोर्टेशन हुआ था उनका। तो 40 टन का पिलर तो उठाना ही बहुत मुश्किल है। कई लोग तो उठा सकते होंगे। नहीं, कई लोग फिर उसको उठा के करेंगे क्या? दूसरा वही, उसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं होगा। तो और दूसरा क्या है कि जैसे जो रामपुरवा का जो पिलर था ना, उसमें वो मतलब गैस भी करते हैं कि लगभग ये 300-400 साल पहले 300 साल तक ये टिका रहा। उसके बाद एक टाइम पे बहुत ज़्यादा बाढ़ आई होगी उस इलाके में, और बाढ़ आने के बाद जो मिट्टी है वो थोड़ी दलदली सी हुई और हवा तेज चली होगी और गिर गया। और किसी ने ध्यान ही नहीं दिया कि गिर रहा है, या फेज इतना चेंज हो गया कि किसी को फर्क ही नहीं पड़ता है कि इसमें क्या लिखा है। लैंग्वेज चेंज हो गई है, क्योंकि लैंग्वेज भी तो बहुत चेंज हुई है ना। नहीं, जैसे ये ध्यान देने वाला सिस्टम तो जैसे अब हमारे जो गांव है वहाँ, अब मान लो मैं ये बात कर रहा हूँ कि मान लो मोदी जी पूरे देश में ये लगाने शुरू कर दें ऐसे पिलर्स, तो भैया वो निकलवा के ले जाएंगे लोग उसको। समझ रहे हो ना क्या कह रहा हूँ मैं? तो उस तरीके का जो आज का है वो उस टाइम पे कोई सोचता नहीं था क्या? ये तो लोग उस समय भी करते थे। अच्छा। कि जैसे जो आप वैशाली का जो एक, मतलब अभी मैं वो सेंड कर सकता हूँ तो आप लगा देना उसमें। हाँ। तो उसमें जो वैशाली का जो पिलर है ना, वो आंगन में लग रखा है। आंगन नहीं, मतलब हमारे यहाँ कहते हैं जो फ्रंट यार्ड है, हाँ। फ्रंट यार्ड में पिलर लग रखा है वो। अच्छा। तो लोगों ने वहाँ पे कब्जा कर लिया था। लेकिन पिलर की वैसी वैल्यू नहीं, लेकिन ईंट वीट तो इस्तेमाल करते हैं सब। जैसे हड़प्पा की जो साइट्स हैं, इसमें जब ये पहली बार अलेक्जेंडर कनिंघम वहाँ पहुँचे ना, तो वो देख रहे थे ये जो वहाँ की ईंटें हैं ना, आम लोग इस्तेमाल करके लगा रहे थे। तो ये तो वो करते थे तो और पिलर में फिर हमको पहले देखते सिंपल इन्होंने गाड़ रखा है। तो फिर जब मॉरियंस को ये पता लगा कि गाड़ने में दिक्कत हो रही है, भारी पिलर है, तो वो क्या करते हैं, उसके एक स्लैब लगा देते हैं। पहले आपने मिट्टी खोदी, मिट्टी में एक मतलब बड़ा सा स्टोन स्लैब लगाया और उसके ऊपर फिर एक पिलर लगा रखा है कि जिससे सरफेस एरिया बढ़ जाए। तो ये हमको एवोल्यूशन देखने को मिलता है, तो वो भी है। तो उससे ये पता लग रहा है कि भाई जो कुछ मतलब एकदम से सारे के सारे पिलर नहीं बने, टाइम मतलब एवोल्यूशन आया। तो उसमें कुछ स्कॉलर्स का ये कहना है कि तो जैसे पर्शियन एम्पायर तो एंड हुआ आपका अलेक्जेंडर के टाइम पे, तो इसका मतलब ये हुआ कि चंद्रगुप्त के समय में ये पिलर बने, उसी समय वो हो गया। और मतलब लगभग चंद्रगुप्त ने 24 साल राज करा, बिंदुसार ने 50 साल के गैप के बाद फिर ये अशोक ने बनाने शुरू करे। और अशोक तो बोलते हैं कि भाई उन्होंने लगभग 12 या 13 साल बाद ये इंस्क्रिप्शन, 16 साल ऐसे कुछ है कि ये पिलर लगाने शुरू करे। तो लगभग आपका 65 साल हो गए, तो एवोल्यूशन आ गया। तो लेकिन जो मेन, जैसे वीएस अग्रवाल बहुत प्रोमिनेंट आर्ट हिस्टोरियन थे, निहार रंजन ने, उनका कहना है कि कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस तो है, लेकिन वो ये बात करते हैं फ्यूजन हुआ होगा।
फ्यूजन में जैसे ग्रीक्स जो इंडियन सिंबल्स हैं जैसे कमल का, हंस, ये सब हमको यहाँ देखने को मिलते हैं। तो उन्होंने आर्ट इंस्पायर थे, और क्या पता कि आर्टिजन्स भी यूज़ करे हो, लेकिन फिर इंडियन वो भी इस्तेमाल होता है। और ये देखिए ना, जब इन्वेजन हो रहा है वहाँ से, ग्रीक इन्वेजन हो रहा है, तो क्या ग्रीक का भी हमको इन्फ्लुएंस मिलता है उस कल्चर का, आर्किटेक्चर का? वो भी इन्फ्लुएंस है, या वो कब आना शुरू होता है हमको देखने को वो तो मिलता बाद में आना है? शुरू बाद होता में है। आता है। इस पीरियड में ये अकेमिनिड इन्फ्लुएंस आप कह सकते हो आर्ट पे है, तो ग्रीक इन्फ्लुएंस तो बहुत कम है। बहुत। और पहले जैसे जो एक थ्योरी थी कि भाई पंचमार्क कॉइन्स ग्रीक, वो तो डिसअप्रूव हो गई जब ये मिला था। तो चलिए जय भाई, अगली बार जब मिलेंगे तो नया एपिसोड, नए फेज ऑफ हिस्ट्री और नई सदी में एंटर होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। थैंक यू भैया।